गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग प्यारे बच्चों। जब भी आप वीडियो देख रहे हो मेरा सभी को नमस्कार। जैसा कि आपको पता है क्लास 10 की साइंस में आपके 3 पार्ट्स कवर हो रहे हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। केमिस्ट्री है जो और फिजिक्स है आपका। फिजिक्स में आपके पास 2 चैप्टर्स हैं, बायोलॉजी में एक सिंगल चैप्टर है जो बहुत ही लेंथी है। आज हम उसको एक वन शॉट में कवर करने वाले हैं एंड चैप्टर इज लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस बच्चे होता क्या है, इसमें कौन कौन सी स्ट्रेटेजी इन्वॉल्व है, कौन कौन सी टेक्निक्स है और किस वजह से ये प्रोसेस हो रहा है, इसके बारे में हम कंप्लीट स्टडी करेंगे। बात करते हैं लाइफ प्रोसेस के बारे में। लाइफ प्रोसेस होता क्या है? देयर आर द सर्टेन एक्टिविटीज आर इन्वॉल्व इन द लाइफ प्रोसेस। फर्स्ट वन इज न्यूट्रिशन, सेकेंड वन इज रेस्पिरेशन, थर्ड वन इज ट्रांसपोर्टेशन एंड द लास्ट वन इज एक्सक्रीशन। इन चारों टर्म को हम पहले एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन का मतलब क्या है बच्चे? हम क्यों न्यूट्रिशन लेते हैं? क्या आप बर्गर खाते हैं तो क्या बर्गर से न्यूट्रिशन मिलेगा? नो, द फूड दैट वी आर टेकिंग टू गेट द एनर्जी, जो एनर्जी हमें गेट होगी उसको हम अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज के लिए यूज करेंगे, दैट इज कॉल्ड द न्यूट्रिशन। और जो भी कंपोनेंट हम यूज करेंगे दैट आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट। न्यूट्रिशन से ही न्यूट्रिएंट वर्ड बना है बच्चे। जो एनर्जी हमें प्रोवाइड होगी न्यूट्रिएंट से दैट इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। और ये न्यूट्रिशन ही हमारे लाइफ प्रोसेस का सबसे बेसिक और फर्स्ट स्टेप है। सेकंड इज द रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन में बच्चों को कंफ्यूजन रहती है, स्पेशली एक हम टॉपिक करेंगे ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन के ऊपर। यहां बच्चों को मेनली कंफ्यूजन रहती है और वो दोनों को एक ही वर्ड समझते हैं, बट रेस्पिरेशन इज क्वाइटली डिफरेंट फ्रॉम द ब्रीथिंग। नाउ ब्रीथिंग में आपके पास क्या चीज एक्स्ट्रा है इन स्पाइट ऑफ ब्रीथिंग? Now, there is the one term that is taking food and the second one is utilization, that is the nutrition. But respiration में क्या होगा? That is food is burnt. Now, what is the meaning of food is burnt? यहाँ पे ऐसा नहीं है बच्चों कि खाने को जलाना है, हमारे अंदर खाना जा रहा है वो जलेगा नहीं, it will get break down. इस ब्रेक डाउन के लिए हमने वर्ड यूज किया है burnt. जो भी फूड हम ले रहे हैं वो burnt होगा, डिकम्पोज होगा, ब्रेक होगा। कैसे होगा सेल्स के अंदर? ये with the help of oxygen. ऑक्सीजन की हेल्प से जो भी फूड ब्रेक डाउन होगा and it release the energy. This complete process is called respiration. And the third one, अब बच्चे न्यूट्रिशन लिया है, फूड का ब्रेक डाउन भी हुआ है, एनर्जी रिलीज हुई है, तो उस एनर्जी का क्या करना है? वो एनर्जी कहां जाएगी? वो एनर्जी यूज होगी, कंज्यूम होगी हमारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज के लिए। दैट इज ट्रांसपोर्टेशन इज नेसेसरी फॉर इट। ट्रांसपोर्टेशन का बच्चे मतलब क्या है? जो भी एनर्जी हमें फूड से, ऑक्सीजन से गेट हुई है उसको यूज करना फॉर कैरिंग आउट अदर एक्टिविटीज, राइट? चलिए, अब हमारे पास ट्रांसपोर्टेशन हुआ है, एनर्जी यूटिलाइज हुई है। देन जब एनर्जी यूटिलाइज हुई है तो वेस्ट प्रोडक्ट भी रिलीज होगा बच्चे। द प्रोसेस which is involved in the releasing or excrete out the waste that is called excretion. अब इसको हम पूरा डिटेल में करेंगे कि कैसे ये प्रोसेस हो रहा है, इसमें कौन कौन सी एक्टिविटी इन्वॉल्व है। चलिए बात करते हैं। हमने बात करी थी न्यूट्रिशन के बारे में। अब मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है बच्चे? देयर आर द 2 मोड ऑफ न्यूट्रिशन। द फर्स्ट वन ऑटोट्रोपिक एंड द सेकंड वन हेटेरोट्रोपिक। एज द वर्ड इंडिकेट, जैसा आपको पता है ये आपकी प्राइमरी क्लासेस से स्टार्ट हो जाता है, तो आपका ऑटो, इस ऑटो का मतलब क्या है? ऑटो मींस सेल्फ एंड द ट्रोपिक मींस टू फीड, टू मेक, टू सिंथेसाइज। मींस जो फूड को खुद सिंथेसाइज कर रहे हैं दैट आर कंसीडर्ड एज ऑटोट्रोपिक, राइट? ऐसे कौन से ऑर्गेनिज्म है जो फूड को खुद सिंथेसाइज करते हैं? देयर इज वन ऑर्गेनिज्म दैट इज द ग्रीन प्लांट्स। ग्रीन प्लांट्स फूड को खुद प्रिपेयर करते हैं। आगे वाले चैप्टर में हम नेक्स्ट पार्ट में हम स्टडी करेंगे कि ये कैसी प्रोसेस कंप्लीट होता है। सेकंड वन इज द हेटेरोट्रोपिक। व्हाट डज इट मीन? ये हेटेरो वर्ड क्या होता है बच्चे? जैसे मैंने अभी बताया ऑटो, ऑटो का मतलब क्या है? सेल्फ। हेटेरो का मतलब होता है अदर्स, मींस ऑर्गेनिज्म आर डिपेंडेंट ऑन द अदर ऑर्गेनिज्म फॉर गेटिंग फूड। अब एक बच्चे ने पूछा अभी दूसरे पे डिपेंड कर रहे हैं, हाउ यू गेट द फूड? तो वो कहते हैं कि मम्मी से। तो अरे मम्मी से फूड डिपेंड नहीं कर रहे हैं, मींस इट डज मीन कि वी आर गेटिंग फूड फ्रॉम द अदर ऑर्गेनिज्म। लाइक हम एनिमल्स की बात करते हैं, सोशल एनिमल्स, ह्यूमन बीइंग है, सो दे आर गेटिंग फूड फ्रॉम द अदर एनिमल्स और प्लांट्स आल्सो, राइट?
सो हमारे हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन से आपका सीबीएसई का एक बड़ा ही एक्सपेक्टेड क्वेश्चन बनेगा कि सेप्रोट्रोपिक, पैरासिटिक और होलोजोइक, यहाँ पे 3 मोड है हेटरोट्रोपिक के। सो आपका जो क्वेश्चन इसमें से जनरेट होगा, जो प्रोड्यूस होगा, वो होगा आपके एग्जांपल्स के ऊपर। हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम सेप्रोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के ऊपर। तो सेप्रो का मतलब बच्चे क्या होता है? सेप्रो का मतलब होता है रोटन, मींस ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस एंजाइम्स और केमिकल्स ओवर द फूड। फूड के ऊपर एक केमिकल रिलीज करेंगे एंड वो केमिकल क्या करेगा? उस फूड को डीकंपोज स्टार्ट करेगा। तो जैसे ही वो डीकंपोज होना स्टार्ट हो जाएगा, देन दे इंजेस्ट द फूड। मींस सेप्रोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में क्या होगा? दे गेट द फूड फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग मैटर। अब डिकेइंग मैटर का मतलब क्या? रोटन, सड़ा हुआ। लाइक हम बात करते हैं फंगी की या बैक्टीरिया की। इफ एनिमल गेट डाइड, सो यू गेट अ फाउल स्मेल। आपको गंदी सी स्मेल आती है, तो वो क्यों होती है? बिकॉज बैक्टीरिया एक्ट ऑन इट। बैक्टीरिया उसके ऊपर एक एंजाइम रिलीज करते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम्स। वो डाइजेस्टिव एंजाइम इसको स्लोली स्लोली डीकंपोज करना स्टार्ट करते हैं, राइट? सेकंड वन इज द पैरासिटिक। अब पैरासिटिक के ऊपर आपका एक क्वेश्चन आता है और एनसीईआरटी में पिछले लास्ट 3 to 4 ईयर से पैरासिटिक से अगर कोई क्वेश्चन आया है तो उसके एग्जांपल के ऊपर आता है, ठीक है? इसमें एक वर्ड लिखा होता है, बड़ा ही ब्यूटीफुल वर्ड है, विदाउट किलिंग देम। पहले हमें पैरासिटिक का मतलब पता होना चाहिए। पैरासिटिक का मतलब क्या होता है? द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच organism prepare or get their food from the other organism without killing them। यहां से भी सेप्रोट्रोपिक में भी क्या था? अदर ऑर्गेनिज्म से प्रोड्यूस कर रहा था। बट आपको बच्चे ध्यान रखना है, सेप्रो में मींस क्या है? रोटन सब्सटेंस से आपका फूड प्रिपेयर हो रहा है। बट पैरासिटिक में क्या है? पैरासिटिक में होस्ट बॉडी से या होस्ट प्लांट से प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है? अब ये जो होस्ट का मतलब क्या है यहाँ पे बच्चे? होस्ट का मतलब है जिस भी ऑर्गेनिज्म, जिस भी प्लांट से फूड प्रिपेयर हो रहा है, that is called the host plant or the host organism, like leech, lichen plant। so ये leech और lichen plant और flute, ठीक है, ये जुएं होती है। वो जुएं आपको कभी मारती नहीं है, but they slowly suck your blood from the head, right? so इसी तरीके से जो ऑर्गेनिज्म बिना किल करे फूड का न्यूट्रिशन को सक करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं, गेट करते हैं, that are parasitic mode of nutrition। and the last one is holozoic। बेटे होलोजोइक आपका क्लास 6 से लेके 10 तक, इवन आपका +2 तक चलते हैं, तो होलोजोइक मोड पे बहुत ही फोकस रहता है। अब इसका रीजन क्या है बच्चे? होलोजोइक मोड पर आपका एक बहुत ही ब्यूटीफुल एग्जांपल आ रहा है, दैट इज अमीबा। अब होलोजोइक का मतलब ही पता होना चाहिए पहले। सो इस मोड में क्या होगा? ऑर्गेनिज्म डायरेक्टली इंजेस्ट फूड इनटू द बॉडी। वो फूड को डायरेक्टली इंजेस्ट कर लेगा बॉडी के अंदर एंड देन डाइजेशन स्टार्ट। अब इसको हम पूरा डिटेल में करेंगे। इसका एग्जांपल है आपका ह्यूमन बीइंग एंड द सेकंड वन जिसको हम डिस्कस करेंगे दैट इज द अमीबा। चलिए हम इसको डिस्कस करते हैं कि होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, ये कैसे होता है, और इसका एक शॉर्टकट बताऊंगा जो आपको लाइफ टाइम याद रहेगा। चलिए बात करते हैं हमारे होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में। तो मैंने एक इसका शॉर्टकट बनाया, आप देख सकते हैं, बड़ा ही ब्यूटीफुल सा है। आपको उसमें सिर्फ ये ध्यान रखना है कि ये जो शॉर्ट फॉर्म है ये सिर्फ लर्निंग के लिए है, इसको कहीं बाहर जाके यूज मत करना। हमारा शॉर्ट फॉर्म है आई डैड। डैड DEAD वाला नहीं है, DEAD है, ओके? सो आई डैड का मतलब क्या है? आई रेफर फॉर द इंजेक्शन, मींस फूड को इंजेस्ट करना। सो एज यू कैन सी इन द पिक्चर, जो अमीबा है इसके पास कोई स्पेशलाइज्ड ऑर्गन नहीं होता है। लाइक हमारे पास हैंड है फूड को कैप्चर करने के लिए, राइट? बट इट डू नॉट हैव एनी सेंस ऑर्गन, इट डू नॉट हैव एनी स्पेशलाइज्ड ऑर्गन। इसके पास सेंस ऑर्गन है सिर्फ, और वो भी इसका स्किन है। सो फर्स्ट वो अमीबा क्या करेगा? फूड को सेंस करेगा। सेकंड डाइजेशन। अब ये डाइजेशन प्रोसेस कैसे होगा? डाइजेशन प्रोसेस के लिए ये क्या करेगा? इट एक्सटेंड इट्स बॉडी इनटू द फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। अपनी बॉडी को एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन में एक्सटेंड कर लेगा जहां पर भी फूड होगा, एंड देन एनगल्फ द फूड, और फूड को क्या कर लेगा? एनगल्फ कर लेगा, और इसी प्रोसेस को हम कह रहे हैं इंजेक्शन। नाउ मैंने बोला कि इसके पास कोई स्पेशलाइज्ड ऑर्गन नहीं है, ठीक है? देन इट मेक अ आर्टिफिशियल स्टमक दैट इज कॉल्ड द वैक्यूल। ये एक आर्टिफिशियल स्टमक बनाएगा जिसको वैक्यूल बोलते हैं, 9th क्लास में भी था आपके पास। ये फूड होगा इसके अंदर एनक्लोज्ड हो जाएगा एंड डाइजेशन स्टार्ट हो जाएगा। और यही हमारा सेकंड शॉर्ट ट्रिक का सेकंड वर्ड है डी,
डी रेफर फॉर द डाइजेशन। ना थर्ड वर्ड क्या आपके पास बचे, अब डाइजेशन हुआ है तो डाइजेशन में क्या होगा, एनर्जी रिलीज होगी, तो वो एनर्जी सबसे पहले क्या होगी, एब्जॉर्ब होगी। सो दिस एनर्जी इज एब्जॉर्ब एंड सेंट इनटू द साइटोप्लाज्म। ये आपने 9th क्लास में जो सेल चैप्टर स्टडी करा था उसी के अंदर बचे साइटोप्लाज्म भी था, जो आपका डिस्ट्रीब्यूटेड होता था सेल के अंदर। सो इसी साइटोप्लाज्म के अंदर ये सारी जो न्यूट्रिशन है, दैट इज एनर्जी है, वो ट्रांसफर हो जाएगा। देखो अब एनर्जी बनी है, फूड का डाइजेशन हुआ, एनर्जी बनी, अब उस एनर्जी का क्या करना है, यूज करना है। सो नेक्स्ट वर्ड इज अगेन एब्जॉर्प्शन के बाद हमारा नेक्स्ट वर्ड क्या रहेगा, सेकंड ए, दैट रेफर फॉर एसिमिलेशन। ना एसिमिलेशन का मतलब क्या होता है बच्चों, एसिमिलेशन का मतलब है कि जो भी एनर्जी रिलीज हुई है उसको एसिमिलेट करना, उसको यूज करना फॉर कैरिंग आउट एक्टिविटीज। कौन कौन सी एक्टिविटीज है, अब अमीबा कौन कौन सी एक्टिविटीज करता है, फूड को सेंस करना, मूवमेंट करना, वेस्ट को एक्सक्रीट करना, तो इन सभी के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है दैट इज कॉल्ड एसिमिलेशन प्रोसेस, राइट। नाउ लास्ट वन दैट इज द डेफिकेशन। अच्छा, डेफिकेशन आपके लिए एक न्यू वर्ड होगा, तो डेफिकेशन होता क्या बच्चे, सिंपली होता है डेफिकेशन इज एक्सक्रीशन। मैंने बोला कि फूड को सेंस किया है, डाइजेस्ट किया है, एनर्जी ली है, एब्जॉर्ब किया है, एसिमिलेट किया है। अब एसिमिलेट करके हमने जो भी वर्क किया है, जो भी अमीबा वर्क कर रहा है, तो वेस्ट प्रोडक्ट तो रिलीज होगा ही। सो वो वेस्ट प्रोडक्ट को कैसे रिलीज कर रहा है, उस प्रोसेस को बोलते हैं डेफिकेशन और एक्सक्रीशन। इस मींस जो भी अनडाइजेस्टेड वेस्ट है, जो भी वेस्ट बच चुका है एसिमिलेट करने के बाद, उसको एक्सपेल करना, दैट इज कॉल्ड डेफिकेशन। सो ये शॉर्ट ट्रिक आपको याद रखनी है, आई थिंक आप भूलेंगे नहीं। आईडेड से आपको परमानेंट याद रहेगा। ये आपका होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है अमीबा का। चलिए बात करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, आप वाओ, सिंपल एंड ब्यूटीफुल एंड वेरी नॉलेजेबल, न्यूट्रिशन इन प्लांट। ये भी आप अपनी प्रीवियस क्लास से स्टडी करते आ रहे हैं, और इस बार एनसीईआरटी ने क्या किया है, सीबीएसई ने इस पे से क्वेश्चन बनाना स्टार्ट कर दिया है। मैंने आप फिर बोल रहा हूं, आपके जो एमसीक्यू बन रहे हैं, एमसीक्यू पैटर्न बहुत अच्छा पैटर्न है, इजी पैटर्न है, बट क्वेश्चन इतने शॉर्टन हो जाएंगे, इतने ज्यादा शॉर्टन होंगे कि आपको हर एक स्टेप को बहुत ही सिंसियरली करना है। चलिए फोटोसिंथेसिस में सबसे पहले तो जब हमारा कॉम्पिटिटिव बेस था, जब हमारा शॉर्टन आपका पेपर आता था, डिस्क्रिप्टिव पेपर, तो वहां पे डायरेक्ट क्वेश्चन आता था फोटोसिंथेसिस के स्टेप्स राइट करने हैं, ठीक है। बट अब प्रॉफिटेबल है तो आपके लिए एमसीक्यू आ गए हैं, राइट। तो एमसीक्यू आ गए हैं, तो एमसीक्यू में भी देख लेते हैं हम। सबसे पहले स्टेप क्या होगा, इसको मैं थोड़ा डिटेल में लेके जाऊंगा क्योंकि क्वेश्चन यहीं से बनेगा आपका। फर्स्ट है आपका प्लांट्स ड्रॉ अप वाटर। फोटोसिंथेसिस में सबसे पहले बच्चे पानी का ड्रॉप होगा, इसको कैसे हो रहा है ये हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे, ठीक है। देन लीव्स टेक CO2 फ्रॉम द एयर। अब मैं दो स्टेप्स की बात कर रहा हूं, वाटर को टेक अप करना एंड CO2 को रिलीज करना। अब हम इसको देखते हैं कि प्रोसेस होता कैसे है। ये देखिए, ये आपके पास एक डायग्राम दिख रहा है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, केल्विन साइकिल। अब केल्विन साइकिल ये क्या है, ये 3 साइंटिस्ट केल्विन, बेजन और बेंसन ने बताया था इसके बारे में। इसमें एक्चुअली में होता क्या है, आपने एनसीईआरटी में एक छोटा सा टॉपिक है लाइट रिएक्शन एंड डार्क रिएक्शन, ठीक है। तो वो लाइट रिएक्शन डार्क रिएक्शन का मतलब क्या है बच्चे, नाम से ही पता लग रहा है, लाइट जो लाइट के प्रेजेंस में होगा, ठीक है, डार्क मींस जो डार्क में होगा, सिंपली। तो ये लाइट रिएक्शन हो क्या रही है, सनलाइट इज एब्सॉर्ब्ड बाय द ग्रीन पिगमेंट इन द प्लांट्स, दैट इज कॉल्ड क्लोरोप्लास्ट। ये जो क्लोरोप्लास्ट है ये ग्रीन पिगमेंट को एब्सॉर्ब कर लेते हैं, ये ग्रीन पिगमेंट है लाइट को एब्सॉर्ब कर रहे हैं, और ये लाइट जो एब्सॉर्ब हो रही है ये हमारे एक स्पेशल स्ट्रक्चर में क्लोरोप्लास्ट में जाता है, जिसको हम बोलते हैं थाइलाकोइड्स। ये थाइलाकोइड्स असल में होते क्या हैं, देयर आर द टू मेन कंपोनेंट, दैट इज द स्ट्रोमा एंड ग्रेना। इस स्ट्रोमा में ये थाइलाकोइड्स यानी स्टैक लाइक स्ट्रक्चर, जैसे आपने देखा होगा मंडी में क्या होता है, बोरियां पड़ी होती हैं, एक के ऊपर एक स्टैक्स होते हैं, तो ऐसे ही हमारे क्लोरोप्लास्ट के अंदर एक स्टैक्स बने होते हैं, इन स्टैक्स को हम बोलते हैं स्ट्रोमा। ये होते हैं ग्रेना आपके, और ये जो मेन कंपोनेंट नीचे है जहां आपकी डार्क रिएक्शन होगी, दैट इज कॉल्ड स्ट्रोमा। आपका जो मेन फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होगा वो ग्रेना में होगा। यहां से क्या हुआ, लाइट एनर्जी इज एब्सॉर्ब। नाउ दिस लाइट एनर्जी इज यूज्ड अप इन ब्रेकडाउन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। नाउ ये जो वाटर मॉलिक्यूल है ये ब्रेकडाउन हो जाएगा। अब वाटर का जब ब्रेकडाउन होगा मींस इसको हम क्या, इसके लिए एक वर्ड आता है
वाटर को हम क्या बोलते हैं, हाइड्रो, एंड ब्रेक डाउन को बोलते हैं लाइसिस। सो इसके लिए एक वर्ड आ रहा है हाइड्रोलाइसिस। अब इस हाइड्रोलाइसिस में बच्चे होगा क्या, इसमें जो वाटर है वो ब्रेक डाउन हो जाएगा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। इसकी जो ऑक्सीजन है वो बाय एंड प्रोडक्ट ये बाहर निकल जाएगी, जो एनिमल्स या ह्यूमन बीइंग कंज्यूम करते हैं, यूज कर रहे हैं। बट ये जो हाइड्रोजन होगा, ये हाइड्रोजन कहां जाएगा, ये नेक्स्ट स्टेप में जाएगा आपका ग्रेना में, और उसमें होगा क्या, इट कन्वर्ट इनटू द कार्बोहाइड्रेट्स। ये कार्बोहाइड्रेट्स में कन्वर्ट हो जाएगा। और ये कार्बोहाइड्रेट, एक बच्चों को कंफ्यूजन रहता है इसमें, कार्बोहाइड्रेट्स बोले कि शुगर बोले कि स्टार्च बोले। तो बच्चे अभी आपको याद रखना है कार्बोहाइड्रेट्स हैं। जब कार्बोहाइड्रेट एक्सेस में हो जाता है तो वो प्लांट में स्टार्च की फॉर्म में सेव हो जाता है, ठीक है। और उस स्टार्च को या उस कार्बोहाइड्रेट को जब हम ईट कर रहे हैं तो वो ग्लूकोज की फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है। अच्छा, यहाँ पे दो वर्ड दिए हुए हैं, देखिए एटीपी एंड एनएडीपी। तो ये है क्या, एटीपी से आप पहले एक पॉइंट है दैट इज एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, एंड सेकंड वन इज एनएडीपीएच, निकोटीन एमाइड एडिनोसाइन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट। ये दोनों एनर्जी की फॉर्म है। ये सारे के सारे जब लाइट रिएक्शन हुई है जो हमारी ग्रेना में हुई है, इसकी वजह से O2 ऑक्सीजन तो निकल गया बाहर बच्चे, रह क्या गया, हाइड्रोजन। उस हाइड्रोजन ने रिडक्शन किया है, और इस रिडक्शन प्रोसेस में ये जो हाइड्रोजन है यूज अप हुआ है, और यूज अप होने की वजह से क्या बना रहा है, ग्लूकोज। और इस प्रोसेस में कौन सी गैस रिलीज होगी बच्चे, रिलीज होगी क्या, एंट्री होगी इसकी, यस एंट्री होगी इसकी। जितनी भी ये CO2 गैस है ये यहां से एंट्री लेगी और मिलके क्या बनाएगी, एक फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को प्रोसीड करने के लिए एक इवेंट करेगी। तो ये प्रोसेस है आपका केल्विन साइकिल, जहां से लाइट रिएक्शन हुई, फोटोलाइसिस हुआ, फोटोलाइसिस से क्या हुआ, हाइड्रोलाइसिस हुआ, हाइड्रोलाइसिस से क्या हुआ बच्चे, ऑक्सीजन रिलीज हुई। ऑक्सीजन रिलीज होने के बाद ये जो हाइड्रोजन था, और ये क्या है बच्चे, कार्बन डाइऑक्साइड। ये कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन मिलकर रिडक्शन करेंगे एंड दे रिलीज, दे प्रोड्यूस ग्लूकोज, सिंपल। सो ये था आपका केल्विन साइकिल, कि जो आपका फोटोसिंथेसिस का फर्स्ट स्टेप था कि फोटोलाइसिस या हाइड्रोलाइसिस। अब हाइड्रोलाइसिस का मतलब मैंने आपको बता दिया है कि वाटर का ब्रेकडाउन, फोटो मींस लाइट। सो ये दोनों प्रोसेस होंगे, ठीक है। सो अब हम चलते हैं अपने पुराने वाले टॉपिक पे। हमारा जो टॉपिक चल रहा था कि स्टेप्स कौन कौन से इन्वॉल्व हैं आपके फोटोसिंथेसिस में। अच्छा, एनसीईआरटी में जो एमसीक्यू बन रहे हैं बच्चे, उसमें आपको ऐसे देगा, एक पूरा स्टैंजा केस बेस्ड स्टडी दे सकता है, या डायरेक्टली एमसीक्यू दे देगा, और वो कहेगा कि इसमें से फर्स्ट स्टेप कौन सा है। तो फर्स्ट स्टेप सबसे पहले कौन सा बताया मैंने आपको, हाइड्रोलाइसिस। चलिए मैं पिछली स्लाइड पे चल रहा हूं, जिसमें था आपका फोटोसिंथेसिस के स्टेप्स। सो फर्स्ट स्टेप हमारा कंप्लीट हुआ, वाटर का ब्रेकडाउन। सेकंड, कौन सी गैस इसके अंदर एंटर करेगी, दैट इज CO2। नाउ लीव ट्रैप एनर्जी फ्रॉम सनलाइट एंड plant use this energy of sunlight to break down water, and by using CO2 they will release oxygen। इसमें केल्विन साइकिल में क्या था, ऑक्सीजन रिलीज होगा और कार्बन डाइऑक्साइड का एंट्रेंस होगा। एंड द लास्ट पॉइंट, द प्लांट रिलीज ऑक्सीजन इनटू एयर, राइट, एंड दिस प्लांट यूज दिस शुगर। नाउ यहाँ पे देखो बच्चे, शुगर आ गया है। मैं आपको बोल रहा था कार्बोहाइड्रेट, स्टार्च, शुगर। अभी शुगर का मतलब आपको ये घबराना नहीं है कि शुगर क्या है, ये शुगर वही है, कार्बोहाइड्रेट, स्टार्च ही है, ठीक है। चलिए, ये तो था हमारे स्टेप्स इन्वॉल्विंग फोटोसिंथेसिस। चलिए एक टॉपिक और आता है एनसीईआरटी का जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उस पर बात करते हैं। इसमें से आपको मैंने अभी जितने सैंपल पेपर्स का एक कंक्लूजन निकाला है, तो उसमें से मुझे क्या पता लगा है कि आपका जो क्वेश्चन बन रहा है वो यहां से बन सकता है कि ये लेयर क्या है। यहां से वो क्या कर रहा है, डायग्राम में इसको नंबर 1 दे देगा कि नंबर 1 में इसमें है क्या, ये सेम एज ये कंप्लीट है आपका एक मेसोफिल। यहां पर वो मेसोफिल भी दे सकता है, या क्या करेगा, इसको नंबर 2 और इसको नंबर 3 बना देगा। आपको इसको नेमिंग करना है। तो सबसे ऊपर है क्यूटिकल लेयर, जो वाटर की इवेपोरेशन को प्रोटेक्ट कर रहा है, रोक रहा है कि ज्यादा इवेपोरेशन ना हो। उसके बाद एक मेसोफिल लेयर है। मेनली क्या होगा, फोटोसिंथेसिस यहीं पे होता है क्योंकि क्लोरोप्लास्ट यहीं पर है बच्चे, ठीक है। तो इसको भी 2 कैटेगरी में, 2 टाइप्स में, इसकी 2 लेयर में डिवाइड किया हुआ है। फर्स्ट लेयर है पैलिसेड लेयर या पैलिसेड पेरेन्काइमा,
एंड सेकंड वन इज द स्पॉन्जी लेयर। इनका मेनली वर्किंग कुछ नहीं है, इनका मेनली वर्किंग है क्लोरोप्लास्ट को कंटेन करना, जो फोटोसिंथेसिस में हेल्प करेगा। ओके, यहाँ पे आपको दिख रहे हैं, यहाँ पे कुछ स्पेस है बीच में, ओके, एयर स्पेस, यानी गैसियस एक्सचेंज आपका लीफ में कहां से होता है, वो यहां से होता है, ठीक है। अच्छा, ये एक इसके बारे में हम बाद में स्टडी करेंगे कि जाइलम और फाइलम क्या है, ये लीफ में कैसे काम कर रहे हैं, प्लांट में किस पोर्शन में होता है, ठीक है। अच्छा, ये देखिए आपका क्वेश्चन सेकंड यहां से बनेगा, यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ स्पेस है, ये लिखा है गार्ड सेल ना। गार्ड सेल के ऊपर आपका क्वेश्चन आ सकता है, और ये सीबीएसई का बहुत ही एक्सपेक्टेड और बड़ा लाइकली सा क्वेश्चन है ये गार्ड सेल आपका। तो गार्ड सेल है क्या, गार्ड सेल काम क्या करता है, इसके ऊपर क्वेश्चन आएगा। देखते हैं, हमारे पास एक स्लाइड में गार्ड सेल था। चलिए, इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी क्वेश्चन। अब ये गार्ड सेल होता क्या है, देखो मैंने क्लियरली विजिबल है यहाँ पर, मैंने बनाया हुआ है स्टोमेटा। स्टोमेटा क्या है, इसके अंदर टीनी पोर्स होते हैं जिसके थ्रू गैसेस एक्सचेंज होता है, ठीक है। अब ये देखिए, ये होल है यहाँ पर, अगर आप देख सकते हैं तो ये टीनी होल जब ओपन होता है तो इसी में से गैसेस एक्सचेंज होगा। और इसके बाहर ये जो आपको दो बीन्स दिख रही है, ये जो दो बीन्स है ये इसकी गार्ड सेल है। अब गार्ड सेल का मेनली वर्किंग क्या होता है, गार्ड सेल इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटल पोर। जो ये स्टोमेटा के जो पोर हैं, इनका ओपन होना और इनका क्लोज होना, ये कौन कंट्रोल कर रहा है, ये कंट्रोल करते हैं गार्ड सेल। अच्छा, यहाँ पे ये थिक वॉल है और यहाँ पे न्यूक्लियस भी होता है, ये इसका वैक्यूल है। वैक्यूल मतलब जहां पे ये स्टोर होगा, जहां पे ये कंपोनेंट को स्टोर करेगा। तो यहां से आपका क्वेश्चन बन सकता है, न्यूक्लियस के बारे में पूछ सकता है। ये देखो, ये न्यूक्लियस बना पड़े राउंड डार्क कलर में, बाहर की तरफ जो दो बीन्स है ये गार्ड सेल है आपके, ठीक है। इस टाइप पे आपको स्काई कलर का दिख रहा है, आपके पेपर में स्काई कलर का तो नहीं मिलेगा, बट आपको इसका शेप ध्यान रखना है, ये कुछ ऐसे पोटैटो की शेप में लग रहा है, ये वैक्यूल है। और मेन इंपॉर्टेंट क्या है इसमें, स्टोमेटल पोर। सेंटर में जो स्टोमेटल पोर है ये वाला, जिसमें से मेनली क्या होगा बच्चे, गैसेस एक्सचेंज होगा। सो आई थिंक आपको यहाँ से जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके प्लांट से बनते हैं वो सारा कवर कर लिया हमने। एक रिएक्शन रहती है जो मैंने अभी तक बताई नहीं है आपको, और आपको शायद दिख भी रही होगी नीचे की तरफ। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है उसमें क्या रिएक्शन इन्वॉल्व होती है, ठीक है। अब ये देख सकते हैं आप यहाँ पर, ये कौन सा कंपोनेंट यूज हो रहा है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में। अब फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में कौन सी गैस यूज हो रही है बेटे, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। और हमने देखा था कौन सा लाइसिस हुआ था, हाइड्रोलाइसिस। सो हाइड्रोलाइसिस एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ये दोनों गैसेस जब यूज होगी तो इसमें क्या होगा बच्चे, ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है फोटोसिंथेसिस। ना फोटोसिंथेसिस में क्या यूज हो रहा है बच्चे, लाइट, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, और इन सब का मिक्सचर होके लाइट की प्रेजेंस में ये प्रोसीड होती है। और प्रोसीड होने के बाद हमारे पास कौन सा कंपोनेंट बचता है बच्चे, ये हमारे पास, मैं इसको थोड़ा विजिबल कर देता हूं, C6H12O6। ये आ गया भाई अब फाइनली ग्लूकोज आपका, जिसमें शुगर की बात कर रहे थे आप, ठीक है। बार बार हम इसे कार्बोहाइड्रेट और स्टार्च बोल रहे थे, नाउ ये हमारा फाइनली बन गया है हमारा ग्लूकोज, जो हम ईट करेंगे और उसको हम यूज करेंगे। और इस प्रोसेस में हमारे पास क्या रिलीज होगा बेटे, जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है इसमें कौन सी गैस रिलीज हो रही है, ऑक्सीजन। और यही ऑक्सीजन गैस हम यूज करते हैं हम रेस्पिरेशन के लिए। चलिए, ये तो हमारे पास थे एक प्लांट्स की तरफ से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते थे, ठीक है। मैं एक बार स्लाइड को आगे पीछे कर रहा हूं कि आपका क्वेश्चन क्या क्या बनेगा। एक तो बनेगा आपका लीफ के डायग्राम के ऊपर, और लीफ के डायग्राम पे आपका क्या बन सकता है बच्चे, इसके कंपोनेंट का नेम बताना। तो यहाँ ये आपका केस बेस्ड स्टडी में आ सकता है क्वेश्चन, या आपका अगर केस बेस में नहीं आया तो वो क्या करेगा, इनके फंक्शन पूछ लेगा। क्यूटिकल लेयर का फंक्शन क्या है, ये जो मेसोफिल है इसका फंक्शन क्या है, ठीक है। और ये स्टेप्स इन्वॉल्व हैं, तो कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व हो रहे हैं इसके अंदर, वो हम बात करेंगे इसके बारे में, और हम कर चुके हैं इसके बारे में। तो आपको इस स्टेप के सारे ध्यान रखने हैं, ठीक है। चलिए, ये तो था प्लांट्स के बारे में। अब प्लांट्स के बारे में हमने स्टडी किया है, तो एनिमल्स के बारे में भी करेंगे। तो एनिमल में ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है, ठीक है। प्लांट्स में गैसेस एक्सचेंज कैसे हुआ, एनिमल्स में तो देखेंगे ना, या ह्यूमन बीइंग में देखेंगे कि गैसेस एक्सचेंज कैसे होते हैं। चलिए, अब बात करते हैं, हमारा सेकंड पार्ट है जो कि गैसेस एक्सचेंज ह्यूमन बीइंग के अंदर कैसे होता है। चलिए,
ये आ गया हमारा पार्ट, इंपॉर्टेंट पार्ट भाई। मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बोला था कि बच्चे मेनली इसमें कंफ्यूज रहते हैं कि ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन दोनों सेम ही है, बट ऐसा नहीं है बच्चे। जो ब्रीथिंग है इट इज डिफरेंट एंड दैट इज अ सेलुलर रेस्पिरेशन या रेस्पिरेशन, इट इज डिफरेंट। ब्रीथिंग एक फिजिकल प्रोसेस है, लाइक आई एम डूइंग दिस एक्टिविटी, लाइक मैंने इनहेल किया है, सो इनहेल होने में क्या है, ये फिजिकल दिख रहा है, ऑक्सीजन इनहेल हुई है, ये कार्बन डाइऑक्साइड बाहर हुई है, ये एक फिजिकल प्रोसेस है एंड दैट इज ब्रीथिंग। बट मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था रेस्पिरेशन क्या होता है, रेस्पिरेशन इज द ऑक्सीडेटिव ब्रेकडाउन ऑफ सबस्ट्रेट, यानी फूड का ब्रेकडाउन होना ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, ठीक है। तो जो फूड ब्रेक होगा एनर्जी रिलीज होगी, दैट इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। वो एक फिजिकल प्रोसेस है बच्चे, फिजिकल का मतलब इट इज विजिबल, बट अब डाइजेशन आपके लिए विजिबल नहीं है ना, क्योंकि आप रेस्पिरेशन को देख नहीं सकते। ऐसा तो नहीं है कि जो ऑक्सीजन गई आप उसे देख सकते हैं, फूड कैसे डाइजेस्ट हो रहा है नहीं देख सकते। ये एक बायोकेमिकल प्रोसेस है, ये देखो मैंने लिखा हुआ बायोकेमिकल, केमिकल प्रोसेस है, क्योंकि ये ब्रेकडाउन हो रहा है और एनर्जी रिलीज हो रही है, ठीक है। सो ये था ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन के लिए। अब मैंने क्या किया इसमें, देखो मैंने एक वर्ड लिखा है यहाँ पर, वीडियो में हम आगे बताऊंगा मैं कि ये वर्ड कौन सा है। अभी क्या हुआ है सैंपल पेपर्स में, देखो सीबीएसई के इतने सारे क्वेश्चंस आए हैं, तो एक वर्ड उन्होंने इंट्रोड्यूस करा है एम्फीसीमा। अब ये एम्फीसीमा क्या है, अब बात करते हैं एम्फीसीमा के बारे में। लेकिन एम्फीसीमा के बारे में बात करने से पहले हम ये देखेंगे कि हमारी बॉडी में गैसेस एक्सचेंज कैसे होता है, ठीक है। चलिए सबसे पहला पार्ट डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन, सबसे पहले में क्या आ रहा है हमारा, नसल कैविटी। अच्छा नसल कैविटी अगर वो नहीं देगा तो नसल पैसेज देगा। ये जो आउटर पार्ट है ये नसल पैसेज है, इस नसल पैसेज के अंदर नसल कैविटी है, और नसल कैविटी में देयर आर द माइन्यूट हेयर्स। आपकी नोज में जो हेयर्स होते हैं इसका मेन वर्किंग क्या है, ये क्या करता है, ये डस्ट पार्टिकल को ट्रैप करता है, ठीक है। एक वैक्सी लेयर होती है नोज के अंदर जो डस्ट के साथ मिक्स हो जाती है और ये यहीं पे ड्राई हो जाती है, ये आपका होता है नसल कैविटी में। नाउ दिस नसल कैविटी एक्सटेंड इनटू अ लॉन्ग ट्यूब कॉल्ड फेरिंग्स। ये फेरिंग्स के अंदर एक्सटेंड हो जाती है और यही फेरिंग्स आगे जाके मिलती है, दैट इज द लैरिंग्स। ये लैरिंग्स क्या है, लाइक आई एम स्पीकिंग, तो अगर आप बोल रहे हैं तो अपने यहां पर अपने नेक पर अपना हैंड रखिए, तो ये वाइब्रेट कर रहा है। सो ये वाइब्रेट कौन सी चीज कर रही है, ये लैरिंग्स हैं जो आपका वॉइस प्रोड्यूस करता है, इसीलिए हम इसको भी बोलते हैं वॉइस बॉक्स। हमारी बॉडी में, हमारी जो नेक में जो वॉइस प्रोड्यूस हो रही है वो किसकी वजह से होती है, वो लैरिंग्स की वजह से प्रोड्यूस होती है, ठीक है। अच्छा यहाँ पे एक अगर आप देखेंगे ये वर्ड लिखा हुआ है ट्रैकिया, अगर आप इसको टच करेंगे यहां पर तो आपकी ये जो साइड में दिख रहा है आपको, यहाँ पे आपको काफी सारी बोन्स दिखेगी, इसे बोलते हैं रिंग्स ऑफ कार्टिलेज। इसका मेनली वर्किंग क्या होता है कि जब आपका एयर पास नहीं हो रहा है तो ये ट्रैकिया को कोलैप्स होने से बचाती है। तो यहां से भी इंटरनल क्वेश्चन बन सकता है, रिंग्स ऑफ कार्टिलेज, ये रिंग्स ऑफ कार्टिलेज एब्सेंस ऑफ एयर में ट्रैकिया को कोलैप्स होने से बचाएगा, ठीक है। चलो थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं ताकि अच्छा लगे, थोड़ा अच्छा दिखे, जो चीजें अच्छी दिखती है उसे हम जल्दी से समझते हैं, है ना। आप अच्छे रहेंगे तो पब्लिक भी इंप्रेस हो जाती है ना, तो हमेशा नीट एंड क्लीन बच्चे चलते हैं। चलिए नसल कैविटी हो गया, फेरिंग्स हुआ, लैरिंग्स जो आपका वॉइस बॉक्स था, अब आ गया ट्रैकिया, और ट्रैकिया में मैंने आपको बताया यहाँ पे होते हैं रिंग्स ऑफ कार्टिलेज। अच्छा यहां से आपने ऑक्सीजन को इनहेल किया, ये ऑक्सीजन अब हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को कैसे परफॉर्म कर रहा है देखते हैं। नाउ इफ आई इनहेल दी ऑक्सीजन, मैंने ऑक्सीजन को इनहेल किया है, ठीक है। नाउ माई चेस्ट कैविटी एक्सपैंड, मेरी चेस्ट कैविटी एक्सपैंड हो गई है। तो ये कैसे हो रहा है कि ये जो एयर हमने ऑक्सीजन हमने इनहेल किया है, इट पास टू द ट्रैकिया एंड एंटर इनटू द ब्रोंकाई। यहां पर एक ब्रोंकाई है, लॉन्ग ट्यूब है, ये यहां पर इसे हम बोलते हैं ब्रोंकाई, इसमें से ही एयर हमारी ऑक्सीजन पास करती है। नाउ दिस ब्रोंकाई इज डिवाइडेड इनटू टू सब डिवीजन, दैट इज द टू ब्रांच एंड दैट इज कॉल्ड ब्रोंकियोल्स। ये जो सिंगल ब्रोंकाई आ रही थी बच्चे, अभी इसकी टू डिवीजन हो गया,
जैसे सेक्शन होते हैं ना क्लास में, एक ही क्लास 6 क्लास है, सेक्शन ए सेक्शन बी, तो ऐसे ही मेन था आपका ब्रोंकाई। नाउ ब्रोंकाई डिवाइड हुआ 2 ब्रोंकियोल्स में। नाउ होगा क्या इसमें, अब ये जो ब्रोंकियोल्स हैं, मैं इसको थोड़ा रब कर रहा हूं, ये जो ब्रोंकियोल्स हैं, इस ब्रोंकियोल्स के अंदर मिलियंस ऑफ बैलून लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, जिसको हम बोलते हैं एल्वुलर सैक या एल्वुलाई, ALVEOLI, एल्वुलाई, एल्वुलाई और द एल्वुलर सैक। अब ट्रांसपोर्टेशन या गैसेस का एक्सचेंज कैसे होता है ह्यूमन बॉडी में, उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, एल्वुलाई। व्हेन आई इनहेल ऑक्सीजन, मैंने जब ऑक्सीजन को इनहेल किया है तो ऑक्सीजन हमारे एल्वुलर सैक के अंदर एंटर करती है, ठीक है। एंड व्हेन वी एक्सहेल, तो एक्सहेल टाइम पे जो CO2 बाहर निकल रही है वो भी कहां से निकल रही है, एल्वुलर सैक से, ठीक है। तो जो गैसेस एक्सचेंज होता है वो एल्वुलर सैक से होता है। अब यहां पे मिलियंस ऑफ होंगे, यहां पे छोटे छोटे बैलून लाइक स्ट्रक्चर है जिसमें से गैसेस एक्सचेंज होगा। अब मैंने आपको देखो एक न्यू क्वेश्चन बताया था कि एनसीईआरटी ने जो सैंपल पेपर्स में अब एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन डाल दिया है। उस एक्स्ट्रा क्वेश्चन में मैंने आपको ये एक्सप्लेन किया कि गैसेस एक्सचेंज कैसे हो रहा है, ठीक है। अब वो जो नया वर्ड क्या था उस पे चलते हैं, एम्फीसीमा। अब ये एम्फीसीमा क्या है बच्चे, मैंने आपको एल्वुलर सैक के बारे में बताया, राइट। तो एल्वुलर सैक के अंदर कोई प्रॉब्लम होती है। अभी एल्वुलर सैक का मतलब क्या है, बैलून्स। अभी इसमें प्रॉब्लम क्या होगी, जो तंबाकू यूज करते हैं या स्मोकिंग करते हैं तो उनके जो एल्वुलर सैक है वो फंक्शन करना बंद कर देते हैं, यानी मल फंक्शंस हो जाते हैं, और उसी सिचुएशन को नाम दिया है एम्फीसिया, ठीक है। एम्फीसीमा, एम्फीसीमा। अब यहां से इसके ऊपर 2 क्वेश्चंस दिए हुए हैं, केस बेस्ड स्टडी में भी आ सकता है ये, और डायरेक्टली क्वेश्चन में भी आ सकता है कि एल्वुलर सैक की जो प्रॉब्लम है वो क्या है, दैट इज एम्फीसीमा। चलिए, हमने अभी तक बात करी है प्लांट्स की गैसेस एक्सचेंज के बारे में, फोटोसिंथेसिस में किया है, स्टोमेटल पोर किया है। ह्यूमन बीइंग में गैसेस एक्सचेंज कैसे होता है, वी हैव स्टडीड इट, उसमें हमने ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन को स्टडी किया है, ठीक है। और देखते हैं कि हमारे पास और क्या इंपॉर्टेंट है। अच्छा, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है बच्चे, इसके अंदर से मतलब आपके शॉर्ट क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं, और मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं कि एमसीक्यू पोर्शन है अब आपका, तो एमसीक्यू में क्या होगा, यहीं से मोस्टली क्वेश्चन बन जाएंगे आपके, ठीक है। सबसे पहले हम देखते हैं हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम। बच्चों को एक और डाउट होता है, जब हम छोटे होते थे ना तो हमें ये लगता था कि हमारा डाइजेशन टमी में होता है, स्टमक में, बट ऐसा है ही नहीं, क्योंकि स्टमक का क्या काम होता है, वो फूड को सिर्फ स्टोर करता है और डाइजेस्टिव एंजाइम को कलेक्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमारा डाइजेशन स्टार्ट कहां से होता है, मींस पार्शियल डाइजेशन। सो पार्शियल डाइजेशन जो स्टार्ट होता है बच्चे, वो होता है माउथ से। हमारे जो टीथ होते हैं, जिसे हम बक्कल कैविटी बोलते हैं, वो हमारे फूड को क्रश करते हैं, टीयर करते हैं, ताकि वो स्मॉल पार्टिकल्स, स्मॉल ग्लोब्यूल्स में कन्वर्ट हो जाए, ठीक है। जब वो ब्रेक हो चुका है, क्रश हो चुका है, तो हमारे यहां पर टंग में सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं। अब इसके बारे में हम स्टडी करेंगे, सलाइवरी ग्लैंड्स क्या होते हैं। तो सलाइवरी ग्लैंड्स क्या होते हैं, these are the special glands which release ptyalin and saliva। saliva का मतलब होता है बेटे लार। ये लार क्या काम करती है, जैसे टीथ का वर्किंग होता है, टीयर करना, क्रश करना, ग्राइंड करना फूड को, इस सलाइवा का काम क्या है, ये फूड को सॉफ्ट करती है, सो दैट इट कैन इजीली पास थ्रू फूड पाइप, राइट। अब आपका जो पार्शियल डाइजेशन स्टार्ट हो रहा है वो माउथ में सलाइवा की वजह से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। यानी माउथ के अंदर आपके क्या क्या आ गया, आपके पास बक्कल कैविटी आ गया यानी टीथ, आपके पास टंग आ गया जिसके अंदर टेस्ट बड है, बट टेस्ट बड के ऊपर क्वेश्चन नहीं पुट करता, वो क्वेश्चन पुट कर सकता है आपका सलाइवरी ग्लैंड्स के ऊपर, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं, ये मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया था, नसल कैविटी और ये माउथ है, और ये हमारा आ गया अब ट्रैकिया को पास करके। यहाँ पे लंग्स नहीं शो कर रहा हूं क्योंकि डाइजेस्टिव सिस्टम की बात कर रहे हैं। चलिए, अच्छा आपको एक ये दिख रहा है, ये एक ब्राउनिश कलर का स्ट्रक्चर है, ये उल्टा है, ठीक है। ये क्या बच्चे, लीवर। ये लीवर है। लीवर का मेन फंक्शन क्या होता है, लीवर एक डाइजेस्टिव एंजाइम सिक्रीट करेगा, दैट इज अ बाइल जूस। और ये बाइल जूस कितना निकलता है बेटा, ये 1 डे के अंदर 600 ml निकलता है, रिलीज होता है। देखो कितनी यूनिक सी बात है,
जो लीवर है वो ना सिर्फ रिलीज करेगा इस केमिकल को, बट इसको स्टोर करने के लिए एक नीचे थैली बनी पड़ी है, एक पैकेट्स बना हुआ है जिसको हम बोलते हैं गोल ब्लैडर। अब क्वेश्चन यहीं से आता है कि बाइल जूस विच इज सिक्रेटेड फ्रॉम द लीवर इज स्टोर्ड इन डैश। आपके पास 4 ऑप्शन होंगे, लीवर भी हो सकता है, गोल ब्लैडर भी हो सकता है, इंटेस्टाइन हो सकता है, स्टमक हो सकता है। बट आपको देखना है कि आपका जो बाइल जूस है वो स्टोर कहां पर होगा। आपका बाइल जूस गोल ब्लैडर में ही सेव होगा, ये स्टोर होता है। देन गोल ब्लैडर क्या करेगा, ये आपका देख सकते हैं अगर आप यहां पर, ये स्टमक के साथ कनेक्ट होता है। ठीक है, जितने भी आपके जूसेस हैं ये जिसे हम एंजाइम्स बोलते हैं, ये सारे के सारे स्टमक से डाइजेशन के लिए स्टार्ट हो जाते हैं। स्टमक में दे गेट मिक्स अप एंड देन सेंट इनटू द लोअर स्ट्रक्चर। अब ये लोअर स्ट्रक्चर को भी हम स्टडी करेंगे, बट हमारे पास एक यहां से वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसको मैं शॉर्ट ट्रिक में बताऊंगा आपको। ठीक है, ये आपका लीवर था, बाइल जूस सिक्रेट कर रहे हैं, गोल ब्लैडर इसे स्टोर कर रहे हैं, ये आपका है स्टमक, ये एक जे शेप का स्ट्रक्चर है, ये देखो यहां से निकल रहा है, इसे हम थोड़ा क्लियर बनाते हैं, ये आपका स्ट्रक्चर है। अरे पिंक कलर बहुत हो गया ना, हम कोई दूसरा कलर लेते हैं। ये देखो ये जे शेप का स्ट्रक्चर है, ये जे शेप का जो स्ट्रक्चर है दैट इज द स्टमक। नाउ स्टमक पे से आपके क्वेश्चन क्या क्या बन सकते हैं। मेनली स्टमक में आपके पास क्या क्या होता है, एक होता है सबसे पहले एसिड दैट इज द HCl, ये फूड को एसिडिक बनाने के काम आता है। एंड सेकंड फंक्शन होता है HCl का दैट इज किल द जर्म्स। व्हाटएवर वी हैव टेकन फूड, जो भी फूड हमने फूड लिया है उस फूड में अगर कोई जर्म्स या बाय ब्रीथिंग हमारे अंदर जो जर्म्स एंटर कर चुके हैं फूड से, उसको किल करता है। सेकंड, फूड को एसिडिक बनाता है। नाउ ये जो एसिड है HCl बहुत ही एक हार्मफुल केमिकल है, अगर स्किन पे गिर जाए तो बर्न कर देता है, बट हमारे स्टमक में ये कैसे स्टोर है। बड़ी स्ट्रेंज थिंग है ना कि एसिड है बट ये हमारे स्टमक में है और स्टोर भी है। हमारा स्टमक इससे प्रोटेक्टिव कैसे है, इसकी जो इनर लेयर होती है बच्चे, किसकी, स्टमक की, इसकी स्टमक की जो इनर लेयर होती है उसके अंदर एक वैक्सी एक लेयर होती है जिसको हम बोलते हैं म्यूकस, MUCUS, म्यूकस। ये म्यूकस HCl एसिड को प्रोटेक्ट कर, एसिड को मतलब क्या करती है, स्टमक से टच नहीं होने देती, और हेंस हमारा जो स्टमक है वो प्रोटेक्ट रहता है। ठीक है, चलिए दो तो हमने बात करी है, एक HCl के बारे में और सेकंड बात करी है हमने म्यूकस के बारे में, एंड थर्ड वन इज पेप्सिन। हमारी बॉडी में एक केमिकल होता है जो स्टमक की बात कर रहे हैं स्पेशली हम बच्चे, पेप्सिन या पेप्सिनोजन वर्ड आ जाएगा। इसका मेनली वर्किंग क्या है, ये सुक्रोज बनाता है। देखो ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सुक्रोज, ये वर्ड क्या है, ग्लूकोज की ब्रेकडाउन फॉर्म है। तो हमारा जो ये पेप्सिन है ये क्या करेगा, ये डाइजेस्ट करता है। ठीक है, पेप्सिनोजन बोल देते हैं इसे, पेप्सिन बोल देते हैं। ठीक है, चलिए ये तो था स्टमक के बारे में। स्टमक के बारे में 3 ही क्वेश्चन बनते हैं आपके, म्यूकस के ऊपर, HCl के ऊपर एंड पेप्सिनोजन या पेप्सिन के ऊपर। ठीक है, ये आपके बाद में ये आपका एंजाइम्स होता है एक तरीके का, ये डाइजेशन में हेल्प करता है। अच्छा ये स्टमक था, स्टमक का मेनली वर्किंग क्या होता है, ये फूड को चर्न करता है, यानी इसके अंदर चर्न करने का मतलब बच्चे इसके अंदर फूड पड़ा रहता है कुछ टाइमिंग के लिए, टेम्परेरी स्टोर हाउस होता है ये फूड का। ठीक है, ओहो चलो चलो बात करते हैं। अब मैंने बोला था आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा, ये है आपका पेनक्रीज, ये आपको दिख रहा होगा स्टमक के नीचे पेनक्रीज है, एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है। अब मैं इसके बारे में आपको शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा कि पेनक्रीज होता क्या है। ठीक है, अब पेनक्रीज होता क्या है, पेनक्रीज 2 आपके एंजाइम से रिलीज करता है। अब देखिए मैंने यहाँ पे एक पूरा बनाया शॉर्ट ट्रिक का। अब एमसीक्यू बेस्ड बच्चे क्या करते हैं, मेनली इसमें पजल हो जाते हैं और डेफिनेटली गलत करते हैं, बट मैं दावा करता हूं कि यहां से आपको ये करने के बाद आप कभी भूलेंगे ही नहीं। क्यों, क्योंकि मैंने इसे पर्सनल लाइफ से बिलोंग करा है। जो भी चीज हम अपनी पर्सनल लाइफ से बिलोंग करते हैं, डेली लाइफ से बिलोंग करते हैं, हम उसे कभी नहीं भूलते बच्चे। अब देखो मैंने इसमें क्या बनाया शॉर्ट ट्रिक, देखो पहला है पेनक्रियास। ठीक है, हम इसके बारे में बात नहीं करेंगे ज्यादा। फर्स्ट वन है आपका इंसुलिन, जो आपका ब्लड शुगर कंट्रोल करता है, बट हम इसको अभी स्टडी नहीं करेंगे, हमारे सिलेबस में नहीं है। हम बात करेंगे पैनक्रियाटिक जूस के बारे में। 3 जूसेस ये रिलीज करेगा। फर्स्ट वन इज अमाइलेज, सेकंड वन इज लाइपेज, थर्ड वन इज ट्रिप्सिन। ठीक है, इन तीनों के बारे में बात करेंगे क्योंकि क्वेश्चन यहीं से आएगा। अब हमारे अब आप देखो ये
एक बटन होता है कंप्यूटर के कीबोर्ड में, ओल्ड बटन, अगर आपको पता होगा, ALT ओल्ड बटन, ठीक है। ओल्ड F4 करके हम शट डाउन करते हैं ना, तो ओल्ड बटन। मेरा एक दिन क्या हुआ, कीबोर्ड खराब हो गया, ठीक है, तो मैं मार्केट में गया बटन लेने के लिए। तो हमारे यहाँ पे मार्केट में एक मार्केट है शराफा बाजार, तो मुझे अचानक से एक शॉर्ट ट्रिक याद आई, ऑटोमेटिकली बन गई, शराफा बाजार पे क्या मिलेगा मुझे, ओल्ड बटन मिलेगा। सो जो ओल्ड बटन मैंने कहां से लिया, शराफा बाजार से। अगर आपके यहाँ कोई और मार्केट है जिसको आप ये कोड वर्ड में कन्वर्ट कर सकते हैं, सो इट्स वेल गुड। यहीं से आप एक नई लर्निंग सीखेंगे कि टॉपिक को कैसे बनाना है, लर्न कैसे करना है। चलिए, मैंने तीनों का मतलब आपको बता दिया है। ओल्ड का मतलब A फॉर अमाइलेज, L फॉर लाइपेज, T फॉर ट्रिप्सिन, ठीक है। नाउ जो ये अमाइलेज है, ये किसको ब्रेक करेगा, इट ब्रेक डाउन स्टार्च, ये स्टार्च को ब्रेक करेगा। F स्टैंड फॉर फैट, तो जो लाइपेज है ये फैट्स को ब्रेक करेगा, सिंपल। और जो T है ट्रिप्सिन, ये ट्रिप्सिन किसको ब्रेक करेगा, ये प्रोटीन को ब्रेक करेगा, ठीक है। पहला क्वेश्चन तो आपका यही बन गया। क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि जो लाइपेज है, जो जूस है, डाइजेस्टिव एंजाइम, वो किसको ब्रेक करेगा, फैट, सिंपल, ठीक है। और इसी के नीचे मैंने एक और बनाया हुआ है, देखो एक और क्वेश्चन है, जो ये स्टार्च है ये ब्रेक डाउन होके क्या बनेगा, ये आपका कार्बोहाइड्रेट्स बनेगा। देखो फिर वही फंडा आ गया ना, कार्बोहाइड्रेट्स, ग्लूकोज, शुगर। तो आपका जो स्टार्च है वो ब्रेक डाउन कौन करेगा, अमाइलेज, और ब्रेक डाउन होके वो कार्बोहाइड्रेट्स बनाएगा, ठीक है। फैट, लाइपेज जो फैट को ब्रेक करेगा, तो ब्रेक होने के बाद वो क्या बनाएगा, इट रिलीज फैटी एसिड, एंड फैटी एसिड के साथ एक और वर्ड बनाएगा, ये देखो एक और आपके पास बन रहा है कंपोनेंट, ग्लिसरॉल, ठीक है। तो फैट्स ब्रेक डाउन के बाद फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट हो जाता है, ब्रेक डाउन हो जाता है। अच्छा, प्रोटीन, देखो मैंने इसका डायरेक्ट आंसर लिखा हुआ है। वैसे जो प्रोटीन होता है वो अमीनो एसिड बनाएगा, बट उससे पहले पेप्टोन्स के अंदर कन्वर्ट होता है, पेप्टोन्स। बट सीबीएसई ने अभी तक कभी भी इसके ऊपर क्वेश्चन नहीं पुटअप करा है कि प्रोटीन पेप्टोन्स में कन्वर्ट होगी, क्योंकि ये इसकी फाइनल फॉर्म नहीं है। इसकी फाइनल फॉर्म है अमीनो एसिड्स। अच्छा, अमीनो एसिड एक इंपॉर्टेंट है, क्योंकि चैप्टर के लास्ट में हम एक्सक्रीटरी सिस्टम करेंगे, तो वहां पे इसको ध्यान रखना कौन सा वर्ड मैं बोल रहा हूं। तो अमीनो एसिड को हम वहां पे लेके आएंगे। चलिए, ये शॉर्ट ट्रिक आई थिंक आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा, आपको अब याद तो रहेगा ही रहेगा। चलो इसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। अमाइलेज ब्रेक करेगा स्टार्च को, और स्टार्च ब्रेक हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट्स में। लाइपेज ब्रेक करेगा फैट को, जो ब्रेक डाउन के बाद आपका फैटी एसिड और ग्लिसरॉल बन जाएगा। ट्रिप्सिन आपका ब्रेक करेगा प्रोटीन को, जो फाइनली बन जाएगा। अब आपको यहाँ पे पेप्टोन्स नहीं देखना है, हो सकता है एग्जामिनर आपको पजल करने के लिए पेप्टोन्स दे दे, ठीक है, लेकिन फाइनल फॉर्म तो अमीनो एसिड ही रहेगी, ठीक है। चलिए गुड, इतना टॉपिक हमने बड़ी अच्छी से सक्सेसफुली करा है। और हमारी वीडियो को लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए। हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, और मैं आपके लिए एक नोट्स का पीडीएफ बनाऊंगा, जिसमें आप जल्दी से जल्दी उस नोट्स को फॉलो करके एक 90+ स्कोर कर जाएंगे, ठीक है। चलिए, हमने ये बात किया था पैनक्रीज के ऊपर, काफी अच्छे चल रहे हैं हम अभी। थोड़ा सा अब कर लेते हैं भाई, क्लीनिनेस इज मस्ट, क्लीनिनेस होनी चाहिए। चलिए, अब हमारे पास हमने अभी देखिए टॉपिक कर लिए, तो हमारे पास अब यहां से ये सीबीएसई का एक तो पैनक्रियास से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पुटअप करता था, ये जो मैंने आपको एक शॉर्ट एंड दिया है आपको, और सेकंड क्वेश्चन वो यहां से पुट करता है। पता नहीं क्यों यहां से एक्सपेक्टेड रिपीटेड क्वेश्चन है ये। स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन के अभी तक पार्ट्स कभी नहीं पूछे हैं, जिजुनम, ड्यूडेनम, इलियम, इसके बारे में क्वेश्चन नहीं पुटअप किया है। वो डायरेक्टली एक ही क्वेश्चन पुटअप करेगा स्मॉल इंटेस्टाइन से, कि जब डाइजेशन हो रहा है, ये एक कोइल्ड शेप एक ट्यूब है जिसे हम बोल रहे हैं स्मॉल इंटेस्टाइन, 6 मीटर लॉन्ग होती है भाई, 6 मीटर लॉन्ग। तो हमारी बॉडी के अंदर कैसे है ये कोइल्ड है। कोइल्ड का मतलब जैसे आप पाइप को रोल कर देते हैं ना, आपको दिख भी रहा है, देखो कितनी कोइल्ड है ये स्मॉल इंटेस्टाइन है। फाइनली जो आपका डाइजेशन होगा, वो फाइनली डाइजेशन यहीं पर होगा, ठीक है। अब फाइनली डाइजेशन का मतलब जो भी फूड ब्रेक डाउन हो चुका है, वो फूड का ब्रेकडाउन यहीं पर होगा। और फूड जब ब्रेकडाउन हो गया है, मैंने एक वर्ड बताया था एजिमिलेट, यानी जो फूड को एनर्जी में कन्वर्ट करना, ठीक है। एजिमिलेट से पहले एक वर्ड था एब्जॉर्ब, वेरी गुड।
पासवर्ड भाई भूलना नहीं है, मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक बताया है आईडैड का। इस चैप्टर में मैंने कोशिश करी है कि जितना टॉपिक शॉर्ट ट्रिक से हो जाए जो आपको याद रहे, तो वो मैंने बताई है। ये था एब्जॉर्ब। अब जो फूड डाइजेस्ट होगा वो एब्जॉर्ब भी होगा, ठीक है। तो ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, इसके अंदर मिलियंस ऑफ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन या थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, जो क्या काम करते हैं, जो डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब करती है। एक होता है डाइजेस्टिव फूड, एक होता है डाइजेस्टेड फूड, टीडी सेकंड फॉर्म वाला। डाइजेस्टेड फूड का मतलब है वो फूड डाइजेस्ट हो चुका है, उस डाइजेस्टेड फॉर्म को एब्जॉर्ब करना, यानी हमारा एब्जॉर्प्शन, ठीक है। ये एब्जॉर्ब हो गया। अब इसको एब्जॉर्ब करेगा कौन बेटा, इसको एब्जॉर्ब करेंगे विली। इसके अंदर बहुत सारे थ्रेड लाइक प्रोजेक्शन होते हैं, स्ट्रक्चर होते हैं, विली या इसे विलस भी बोल देते हैं। सिंगुलर और प्लूरल का फंडा ऐसे ना, बहुत कुछ नहीं है। विलस और विली, ये विली क्या करेंगे, ये डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब करेंगे न्यूट्रिशन की फॉर्म में एंड सेंट डायरेक्टली इनटू द ब्लड वेसल्स। ये ब्लड वेसल्स के अंदर इस डाइजेस्टेड फूड को सेंट कर देंगे, ठीक है। अच्छा, इंजेक्शन हो गया, डाइजेशन हो गया, एब्जॉर्प्शन हो गया। एब्जॉर्प्शन के बाद एसिमिलेशन, अल्टीमेटली एनर्जी कहीं ना कहीं यूज होगी बॉडी में एक्टिविटीज के लिए, ठीक है। एंड डेफिकेशन, डेफिकेशन का मतलब क्या है कि इसको क्या करना है, वेस्ट को रिमूव करना, ठीक है बच्चे। तो अब डेफिकेशन में हो क्या रहा है, ये फूड यहां से डाइजेस्ट हो चुका है, और फूड डाइजेस्ट हो चुका है मींस वेस्ट प्रोडक्ट भी निकलेगा बच्चे। अब ये वेस्ट प्रोडक्ट कहां जाएगा, ये वेस्ट प्रोडक्ट जाएगा हमारे इस ट्यूब में। ये येलो कलर की ट्यूब है जिसका नाम है लार्ज इंटेस्टाइन। मेनली इसके टू फंक्शंस है बेटा लार्ज इंटेस्टाइन के। इसके पार्ट्स के बारे में अभी तक क्वेश्चन नहीं पुट अप किया हुआ है, ठीक है। केकम, कोलोन और रेक्टम, इसके बारे में क्वेश्चन नहीं पुट अप किया, बट हो सकता है इस बार रेक्टम के ऊपर पूछे। क्यों, क्योंकि रेक्टम इसका लास्ट पार्ट है, और फाइनली डाइजेस्टेड अनडाइजेस्टेड वेस्ट है वो यहीं से रिमूव होगा, जिसे हम बोलते हैं फेसिस, ठीक है। तो ये जो आपका लार्ज इंटेस्टाइन है, ये मेनली वर्किंग क्या करता है, ये वाटर का सेलेक्टिवली एब्जॉर्प्शन करता है। ये फूड का एब्जॉर्प्शन करता है, डाइजेस्टेड फूड का, और जो आपका लार्ज इंटेस्टाइन है ये वाटर को एब्जॉर्ब करता है, प्लस जो इसका लास्ट पार्ट है दैट इज द रेक्टम, केकम, रेक्टम, कोलोन। रेक्टम पार्ट क्या करेगा, रेक्टम पार्ट क्या करेगा, इस फूड को बाहर निकालने में हेल्प करेगा। इसका जो एंडिंग है, ये नैरो ओपनिंग है, यहां से फेसिस यानी सॉलिड वेस्ट आउट हो जाएगा, और इस पार्ट को हम बोलते हैं नैरो ओपनिंग को एनस। सो ये एक ब्रीफ मैंने आपको बताया है कि पार्शियल डाइजेशन कहां से स्टार्ट हुआ है, वो फूड कहां जाता है, कहां पर स्टोर हो रहा है, कौन कौन उसको हेल्प कर रहे हैं, कौन कौन से डाइजेस्टिव एंजाइम्स निकल रहे हैं, और फाइनली वो डाइजेशन कहां पर सक्सेसफुल हुआ है, ठीक है। सो इससे ज्यादा क्वेश्चन तो इस पे नहीं बनेंगे, जितने टॉपिक बन सकते थे यहां से हमने कवर कर लिए हैं, और आप सभी का सबसे ज्यादा थैंक यू क्योंकि आपने इस वीडियो को देखा है, ठीक है। चलिए, अब तो हमने ये टॉपिक कर लिया है, हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। वेरी गुड, वेरी इंपॉर्टेंट सीबीएसई पार्ट क्वेश्चन, इसमें से भी आपका क्वेश्चन बनेगा भाई। अब ये वर्ड फिर आगे देखो परेशान करने के लिए, ग्लूकोज। चलो भाई, अब इस ग्लूकोज का क्या होता है, कैसे होता है, देखते हैं। अब जो भी आपका मैंने आपको बताया था कार्बोहाइड्रेट्स, जो कार्बोहाइड्रेट्स आपकी बॉडी में जा रहे हैं वो कैसे, किस फॉर्म में कन्वर्ट होंगे। देखो, एक वर्ड रेस्पिरेशन बार बार घूम के आ रहा है मेरे पास। रेस्पिरेशन का मतलब क्या था, फूड का ब्रेक डाउन होना, ठीक है। वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो रहा है, बट जरूरी तो नहीं है ऑक्सीजन प्रेजेंस होगी, ठीक है। तब हम स्टडी करेंगे उस केस के बारे में कि जब हमारा ग्लूकोज किस किस केस में ऑक्सीजन के साथ क्या क्या प्रोडक्ट बनाएगा। ये आपका है ग्लूकोज। अरे ग्लूकोज का फॉर्मूला बताओ भाई, C6H12O6। कितने कार्बन है इसके अंदर, 6 कार्बन है। ये 6 कार्बन साइटोप्लाज्म के अंदर सेमी स्टेट में आएंगे। सेमी स्टेट का मतलब क्या है, मतलब इसमें से 3 कार्बन ब्रेक हो जाएंगे, ठीक है। इस प्रोसेस में देखो एनर्जी रिलीज हो रही है बट ए लिटिल अमाउंट, ठीक है। और एक ये स्टेट बच गई है जिसे हम बोल रहे हैं ग्लूकोज आपका सेमी स्टेट में है। अभी इसको डाइजेशन होना, मतलब इसका ब्रेक डाउन होना, डाइजेशन तो नहीं कहेंगे, ब्रेक डाउन होना, ये ब्रेक डाउन होना भी बाकी है। तो ये वर्ड है आपका पाइरूवेट।
जो ये 6 कार्बन है आपके, अरे भाई बार बार एक ही कलर ले रहे हैं, थोड़ा और ले लेते हैं, कोई डिफरेंट कलर हो। चलो मेरा फेवरेट कलर ले लेते हैं, ठीक है। अब ये जो पायरुवेट है, ये पायरुवेट ब्रेक होगा, इसके 3 कंडीशन है। सीबीएसई का बड़ा ही एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है भाई ये। देखो 3 केसेस हैं। सबसे पहला है एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। सेकंड है लैक ऑफ ऑक्सीजन, मतलब ऑक्सीजन है बट प्रॉपर अमाउंट में नहीं है, प्लेंटी ऑफ अमाउंट में। एंड लास्ट वन इज प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। चलिए हम यहां से बात करेंगे। सबसे पहले ये वर्ड आपने 9th क्लास में शायद सुना होगा, 9th क्लास करी होगी तो आपने 9th क्लास में सुना होगा माइटोकॉन्ड्रिया। सो माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? दैट इज द पावर हाउस। आपकी जितनी भी एनर्जी रिलीज हो रही है वो पावर हाउस, आपकी बॉडी का पावर हाउस है, ये पावर हाउस ऑफ द सेल। सो आपका जब जो पायरुवेट है इसको प्लेंटी अमाउंट में यानी गुड अमाउंट में ऑक्सीजन मिलता है तो ये क्या करेगा? इट गेट ब्रेक डाउन एंड प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ठीक है, वाटर, एंड इन दिस प्रोसेस अ गुड अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज, ठीक है। आपके जितने भी एटीपी बनते हैं ना माइटोकॉन्ड्रिया में, 40 एटीपी में से टोटल 40 बनते हैं हमारी बॉडी में, 40 में से 38 एटीपी आपके सिंगल माइटोकॉन्ड्रिया में बनते हैं, ठीक है। सो माइटोकॉन्ड्रिया आपको पावर हाउस क्यों बुलाते हैं इसको पावर हाउस? क्योंकि मैक्सिमम एनर्जी आपकी इसी के अंदर बनती है। चलिए ये तो था प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में। अगर ऑक्सीजन गुड अमाउंट में प्रेजेंट है तो पायरुवेट ब्रेक डाउन होने के बाद ये कंपोनेंट बनाएंगे। चलिए अब इसके बाद चलते हैं, अगर यह गुड अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन नहीं है तो क्या होगा, ठीक है। मीन लैक ऑफ ऑक्सीजन की बात करते हैं। लैक ऑफ ऑक्सीजन में क्या होगा? ये जो पायरुवेट है ये ब्रेक डाउन हो जाएगा लैक्टिक एसिड में, एंड इसमें भी कुछ लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगी। यहां से मतलब जब आपका कॉम्प्रिहेंसिव बेस्ड होता था ना आपका पैटर्न, जो लास्ट पैटर्न था आपका, उसमें क्वेश्चन आता था कि आफ्टर डूइंग ए हैवी वर्कआउट और द फिजिकल एक्सरसाइज व्हाई योर मसल्स फील क्रैम्प। क्रैम्प यानी मसल्स में पेन क्यों होता है, ठीक है, ये क्वेश्चन बनता था। लेकिन अगेन मैं कह रहा हूं कि आपके लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी दी है सीबीएसई ने कि एमसीक्यू बेस बना दिया है, तो डायरेक्टली आपको आंसर लिखना है। अब ये आपका पेन किस वजह से होता था मसल्स के अंदर, तो हम आंसर लिखते थे कि लैक्टिक एसिड बन रहे हैं, उस लैक्टिक एसिड की कंसंट्रेशन की वजह से हमारी मसल्स में पेन हो रहा है, ठीक है। यहीं पे दे दिया ये क्या है कि जब अगर पायरुवेट लैक ऑफ ऑक्सीजन में ब्रेक होगा तो कहां पर होगा? ये हमारी मसल सेल्स में होगा। और इसके एंड प्रोडक्ट क्या बनेंगे बच्चे? एंड प्रोडक्ट का मतलब पायरुवेट ब्रेक होकर आपका लैक्टिक एसिड और एनर्जी रिलीज करेगा। एनर्जी ज्यादा नहीं होगी बट कुछ अमाउंट में होगी। चलिए अब लास्ट पार्ट इसका क्वेश्चन यहां से बनना है भाई, इंपॉर्टेंट पार्ट है, जल्दी जल्दी। और हो सकेंगे फ्लैश कार्ड बनाएंगे ना, तब इस फ्लैश कार्ड में जो शॉर्ट ट्रिक मैंने बनाई है उसको वीडियो को पॉज करके वो शॉर्ट ट्रिक लिखेंगे और इसको तो इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए, ठीक है। अब एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। अच्छा एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, एक मैं आपको स्टोरी सुनाता हूँ। विलेज में क्या होता है, जैसे मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, वो क्या करते हैं वाइन जब बनाते हैं, देसी दारू जैसे बोलते हैं उसे, वो फ्रूट्स को एक हांडी में अर्थन पोट में डिप कर मतलब भर के ना उसके अंदर जैगरी या फ्लेवर्स जो भी डालने होते हैं, उन्होंने इलायची डाल लिया, उसको सील करके वो बरीड कर देते हैं अंडर द सोइल। तो आफ्टर मंथ 2 मंथ और 3 मंथ क्या होता है, वो उसमें स्मेल आती है, ठीक है, और वो इसे यूज करते हैं, कंज्यूम करते हैं ड्रंकननेस के लिए। जैसे आप वाइन तो नहीं मतलब क्या देते हैं, दारू बन रही है, ठीक है, तो वो दारू होती क्या है, दैट इज इथेनॉल। इसे हम एथाइल अल्कोहल भी बोल देते हैं। फॉर्मूला होता है इसका C2H5OH। ये कार्बन कंपाउंड में स्टडी करेंगे हम। तो एथाइल अल्कोहल यानी एथेनॉल है जो, ये एथेनॉल कैसे बना है? एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में। भाई नीचे जाके तो कोई ऑक्सीजन देने से रहा है ना, तो एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में ये बना है। और इसे कौन बना रहे हैं, किसकी वजह से हो रहा है? ये ईस्ट सेल में, ये ईस्ट सेल हेल्प कर रही है इसके ब्रेक डाउन में। और हमारे प्रोडक्ट बन रहा है भाई, क्या बन रहा है जल्दी बोलिए? हमारा प्रोडक्ट बन रहा है एथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड एंड थोड़ी सी अमाउंट में एनर्जी, ठीक है ना। चलिए ये एक अच्छा टॉपिक था, करके मजा आया, आपको भी मजा आएगा, अगर पेपर में आ जाए तो बल्ले बल्ले, है ना। चलिए अब बात करते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। नेक्स्ट टॉपिक क्या हो सकता है भाई? ये बड़ा अजीब सा लग रहा है, हमें नहीं पता ये क्या है। ये अच्छा चलो ये तो पता होगा, ये पता होगा आपको, ये क्या है? अरे भाई ये इससे दूर रहना, हम पढ़ने वाले बच्चे हैं, अभी इससे दूर रहते हैं, ठीक है। अच्छा हार्ट का अभी जो टॉपिक है
मैं आपको मेनली जो हार्ट का जो डायग्राम है इससे नहीं करवा रहा हूं अभी, क्योंकि जितने क्वेश्चंस आप बन सकते हैं वो आपके यहां से बन जाएंगे। आपका ओरिजिनल डायग्राम यही है बच्चे, वो आपकी सिर्फ एक्सप्लेनेशन के लिए कि किस तरीके से मैं आपको इजी वे में बता सकता हूं। चलिए ये डायग्राम है, इसमें बहुत सारी चीजें हैं, हम स्लोली स्लोली डिस्कस करेंगे, बट पहले हम चलते हैं मेन पार्ट की तरफ कि कैसे मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। आपका जो हार्ट होता है, मतलब टेरेस्ट्रियल सोशल एनिमल है, अरे भाई सोशल एनिमल है, ये 4 चैम्बर होता है, 4 चैम्बर पता ही होगा आपको। अरे 7th क्लास में आता था कि हमारा हार्ट जो टेरेस्ट्रियल एनिमल है 4 चैम्बर है। सैंपल पेपर में इस बार क्वेश्चन दिया हुआ है, जो बर्ड्स होते हैं, एव्स, हमारे वर्टिब्रेट्स होते हैं ना, वर्टिब्रेट स्टडी कर रहे थे, तो एव्स कितने चैम्बर हैं, ठीक है 4 चैम्बर है, 3 चैम्बर, 2 है या 5 है, 5 चैम्बर होता नहीं है वैसे, एग्जाम ऐसे दे दिया उन्होंने, ठीक है। क्रोकोडाइल और एलिगेटर के ऊपर दिया हुआ है कि कितने चैम्बर है। फ्रॉग का क्वेश्चन आया हुआ है कि फ्रॉग का हार्ट कितने चैम्बर होता है, भाई 4 चैम्बर होता है, ठीक है। हमारा चैम्बर कैसा, कितने चैम्बर है हमारे भाई, 4 चैम्बर हैं। ये देखो, ये जो अपर चैम्बर है ना, अपर चैम्बर को हम बोल देते हैं ऑरिकल। भाई किसी ने बोला कि भाई ऑरिकल नहीं है, मैंने तो एट्रियम पढ़ा है, तो एट्रियम बोल दो भाई, कोई दिक्कत नहीं है, नाराज ही होते हो। ये हो गया एट्रियम, ये अपर पार्ट है एट्रियम का, ये वाला जो आपको दिख रहा होगा। मैं आपके लिए थोड़ा सा अलग कलर लेता हूँ, ये वाला, ये देखो, ये आपको लाइन दिख रही है, ये पार्ट आपका एट्रियम पार्ट है। ये थोड़ा अलग अलग जानबूझ के दिखाया हुआ है मैंने, ठीक है। ये दोनों पार्ट आपके एट्रियम है। अच्छा ध्यान रखना, जब भी आप इसको स्टडी करोगे तो मान के चलना कि दिल से कर रहे हो भाई, अपने लिए कर रहे हो टॉपिक, तो आपका ये लेफ्ट पार्ट नहीं है, ये राइट है, ये आपका दिल है भाई, ये राइट पार्ट हो गया, ये लेफ्ट पार्ट हो गया, ठीक है। तो ये हो गया राइट एट्रियम और ये हो गया लेफ्ट एट्रियम, ठीक है। ऐसे ही जो नीचे की तरफ होता है उसको हम बोल देते हैं वेंट्रिकल या वेंट्रियम, वेंट्रियम। थोड़ी राइटिंग अच्छी नहीं है, अभी कोशिश करिए अच्छी लिखने की, कोई बात नहीं, कर लेंगे। चलिए ये हमारा राइट वेंट्रियम और ये लेफ्ट वेंट्रिकम, वेंट्रियम या वेंट्रिकल बोल सकते हैं। तो होता क्या है, देखो ये एक वर्ड लिखा हुआ है सुपीरियर वेना कावा, ये लार्जेस्ट वेन है। अब हम एक्सरसाइज कर रहे हैं भाई, CO2 तो बनेगी, ठीक है। अभी पढ़ के आया भाई, क्या कौन सा था, कौन सा टॉपिक था हमने पढ़ा था, हमने टॉपिक पढ़ा था ना लैक ऑफ ऑक्सीजन में लैक्टिक एसिड बन रहा है, तो CO2 भी तो बन रही थी ना उसमें, दिखाना पड़ेगा क्या यार, दिखाना पड़ेगा। अरे ये रहा, ये देखो ये लैक्टिक एसिड बन रहा है, या एब्सेंस होती है तो CO2 बन रहा है। ये हो गया डिस्कस भाई, हम वापस नहीं करेंगे, बहुत लंबी हो जाएगी वीडियो। हमारे मेन टॉपिक पे हार्ट पे थे, ये ऊपर वाला पार्ट एट्रियम है, नीचे वाला पार्ट वेंट्रियम है या वेंट्रिकल है। अब होता क्या है, जो भी CO2 कंसंट्रेशन बन रही है हमारी बॉडी के अंदर, वो उसको हमें रिमूव भी करना है, ठीक है। तो रिमूव करने के लिए हमारा कहाँ जाएगा ब्लड भाई, हमारी बॉडी में भाई एक पंपिंग मशीन होती है, जैसे घर में मोटर है ना, तो हमारी भी एक मोटर है जिसको हम बोलते हैं हार्ट। तो हार्ट के अंदर जो इम्प्योर ब्लड है वो आता है सुपीरियर वेना कैवा से। मैं इसको CO2 ब्लड बोल सकता हूं, मैं इसको इम्प्योर ब्लड बोल सकता हूं, भाई बार बार नहीं बताएंगे, जल्दी से इम्प्योर वर्ड बोल दिया। या इसके लिए एक ब्यूटीफुल सा वर्ड आता है साइंस वाली लैंग्वेज का, अरे वाह, डी ऑक्सीजनेटेड, यानी जिसके अंदर ऑक्सीजन की अमाउंट कम है, डी है, डेफिशिएंसी है। तो डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड आपका यहां से आ रहा है वेना कावा से एंड एंटर कर रहा है आपका राइट एट्रियम में ना। आपको होता क्या है, ब्लड आपका पंप कर रहा है, साथ साथ बीट भी करता है ना। सो देयर इज अ रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्शन। सो जब इसने कॉन्ट्रैक्ट किया तो यहाँ पे क्या हुआ, ये जो ब्लड यहाँ पर था, आपका कौन सा पार्ट है बच्चे, राइट एट्रियम, राइट, ठीक है। यहां से ब्लड कहां गया, यहां से प्रेशर मेंटेन हुआ और प्रेशर की वजह से वो नीचे चला गया राइट वेंट्रिकल में। किसके थ्रू गया है, मैंने एक यहाँ वर्ड लिखा है ट्राइकस्पिड। ये क्या है बेटा, एक वाल्व है। जैसे आपने अगर साइकिल तो सभी ने चलाई है, हमने बचपन में वो पंप भी होते थे, हवा भरते थे, तो हमने जब प्रेस किया तो हवा अंदर जाती थी, लेकिन जब हमने उस पंप को खींचा तो क्या टायर की हवा वापस आ गई क्या, नहीं ना। तो ऐसे ही क्यों, अगर आपने कभी खोला होगा ना उसकी साइकिल की जो जिसे हवा भरते हैं उसे निकालना, एक छोटी सी रबड़ होती है उसमें जिसका हम वाल्व बोलते हैं। उसका मेन फंक्शन क्या होता है कि जो भी उसके अंदर एंट्री कर रहा है, जैसे टायर के अंदर तो हवा एंट्री कर रही है, यहाँ पे क्या एंटर कर रहा है, ब्लड एंटर कर रहा है, ये यूनि डायरेक्शनल फ्लो को मेंटेन करके रखता है। यानी ब्लड जो कॉन्ट्रैक्शन से नीचे आया है राइट वेंट्रिकल में,
इसको बैक फ्लो नहीं होने देता, ठीक है। तो बैक फ्लो को रोकता है ट्राइकस्पिड वाल्व, इसके अंदर बाइकस्पिड होता है। अब ये ब्लड आपका कहां जाएगा, ये देखो ये ब्लड चला गया है यहां से, ये भी भाई CO2 ब्लड है, याद रखना, मतलब ये इम्प्योर ब्लड है। अभी प्योर होने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, ऑक्सीजन कहां मिलेगी भाई साहब, लंग्स में मिलेगी, ठीक है। तो बेटा लंग्स के पास जाएगी, ये ब्लड जाएगा CO2 को लेके, यानी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके। ये चला गया भाई, हम ये बड़ा सा ऐसे लंग्स होते नहीं है, बस समझाने के लिए। अब लंग्स के अंदर जो गैसेस एक्सचेंज का काम करते हैं बेटा, वो कौन करता है, एल्वुलर सैक या एल्वुलाई। ये एल्वुलाई ऑक्सीजन को और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज करते हैं। अब यहां से क्या हुआ, जो इंप्योर ब्लड था वो गया हार्ट में, गैसेस एक्सचेंज हो गया। किसके थ्रू हो रहा है ये, इसका नाम जरूरी है भाई, क्योंकि बच्चे यहाँ यहीं पे पजल होते हैं। आर्टरी वेन, पहले तो अच्छा क्वेश्चन आता था शॉर्ट टर्म में, पूरा डिस्कस बिटवीन आर्टरी एंड वेन या डिफरेंशिएट बिटवीन आर्टरी एंड वेन, MCQ आ गया तो मजे हैं, ठीक है। अब ये है क्या बेटा, पल्मोनरी आर्टरी। तो पल्मोनरी आर्टरी डीऑक्सीजनेटेड को लेके जाते हैं। मैंने स्पेशल केस क्यों लिखा है अभी बताऊंगा। यहां से गैसेस एक्सचेंज हुआ, नाउ ये लेके आ रहा है O2 ब्लड। हम ले लेते हैं भाई, ग्रीन वाला लेते हैं, अच्छा ब्लड आ गया, CO2 वाला चला गया है। अच्छा ब्लड कौन सा आ रहा है, O2 वाला, इसको हम लेते हैं ग्रीन कलर से। चलो इसको रब कर देते हैं, थोड़ा सफाई जरूरी है। अब ये ऑक्सीजन है जो, यानी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी जिसके अंदर ऑक्सीजन है, ये एंटर करेगा अपर पार्ट। बेटा कौन सा पार्ट था ये हमारा, ध्यान देखो, ये पार्ट लेफ्ट वाला। सो लेफ्ट एट्रियम में एंटर करेगा थ्रू पल्मोनरी वेन, और यहां से फिर बाइकस्पिड वाल्व, अगेन कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्शन। सो कॉन्ट्रैक्शन में ब्लड नीचे जाएगा एंड देन एक्सपेंशन, अगेन ये प्रोसेस होता रहेगा। एंड व्हेन ब्लड गेट फिल्ड इनटू द लेफ्ट वेंट्रिकल, देन इट रिलीज आउट। अरे आउट मतलब बाहर नहीं है, मतलब ये एक ट्यूब से बाहर भेज देगा। अब उस ट्यूब का नाम क्या है, ओटा। ये ओटा क्या है, आप भाई ये ओटा क्या है, आर्टरी है। और ये आर्टरी क्या काम कर रही है, ये प्योरीफाई ब्लड को, यानी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को आपके ऑर्गन्स में लेके जा रही है, ठीक है। अब यहां से देखो कितने सारे क्वेश्चन बनते हैं भाई। ओटा आर्टरी है, तो पहला फंक्शन है कि आर्टरी का काम क्या होता है, आर्टरी का काम होता है हार्ट से, या फिर कहां लेके जा रही है ब्लड बेटा, ऑर्गन में। तो हार्ट से ऑर्गन में प्योरीफाई ब्लड लेके जा रही है, ठीक है। आर्टरी की बात कर रहा हूं मैं, आर्टरी की। बट अभी देखना, मैंने यहाँ स्पेशल केस लिखा है, तो स्पेशल केस यहाँ मैंने क्यों लिखा है, ये भी आर्टरी है, लेकिन ये कौन सा ब्लड लेके जा रही थी भाई, ये ब्लड लेके जा रही थी CO2 वाला। तो ये स्पेशल केस है आपका, कि आर्टरी का काम ऑक्सीजनेटेड ब्लड ले जाने का होता है, बट जो पल्मोनरी आर्टरी है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती है। सेम एज जो स्पेशल केस है दूसरे वाला पल्मोनरी वेन का। ये हमारी वेन है, कहां गई भैया, ये रही है भाई, ये है वेन, वेना कावा। ये इम्प्योर ब्लड लेके आ रही है, ठीक है, कहां से, ऑर्गन से हार्ट के अंदर। बट यहां पे देखो क्या, ये फिर सफाई जरूरी है भैया। चलो अब ये पल्मोनरी वेन है, ठीक है। ये पल्मोनरी वेन क्या कर रहा है, कौन सा ब्लड लेके आ रहा है भाई, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आ रहा है, O2 वाला। लेकिन मैंने बोला अभी वेन का काम क्या है भाई, वेन तो इम्प्योर ब्लड लेके आ रहा है। ये भी स्पेशल केस है, यानी ये जो पल्मोनरी है दोनों की दोनों, ये बिल्कुल अपोजिट वर्क करते हैं। जो आर्टरी है वो प्योरीफाई ब्लड लेके जाते हैं, बट ये पल्मोनरी आर्टरी क्या है, इम्प्योर ब्लड लेके जा रही है। सेम है, जो वेन है वो कौन सा ब्लड लेके जाती है, इम्प्योर ब्लड, लेकिन यहाँ पे ये प्योर ब्लड लेके जा रही है, ऑक्सीजन वाला। तो ये डिफरेंट वर्क है, ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन क्या पूछ सकता है यहाँ से आपके हार्ट से, कि सिस्टोलिक और डायस्टोलिक प्रेशर क्या है। भाई सिस्टोलिक प्रेशर वो है जो ज्यादा प्रेशर है, मींस अब देखिए यहां से जो ब्लड निकलेगा वो हाई प्रेशर से निकलेगा, क्योंकि हमारा जो हार्ट है वो एक पंपिंग मशीन है। तो पंपिंग है तो यानी प्रेशर तो ज्यादा हो गई। तो जिस प्रेशर से, द प्रेशर विद विच ब्लड एंटर इनटू द ऑर्गन, दैट इज इन लंग्स की बात कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड द सिस्टोलिक प्रेशर, ठीक है। कहीं दिख रहा है भाई सिस्टोलिक प्रेशर, ये रहा सिस्टोलिक प्रेशर। तो सिस्टोलिक प्रेशर वो प्रेशर है जिस प्रेशर से ब्लड हार्ट से प्रेशर के साथ जा रहा है, ठीक है। इसको हम बोलेंगे सिस्टोलिक प्रेशर। इसकी वैल्यू याद रखनी है भाई, 120 mm/Hg। इसका मतलब है मर्करी लेवल पे 120 mm शो करेगा, ठीक है। आपने अगर हाई प्रेशर और लो प्रेशर स्टडी करा होगा तो वही है ये।
ये हाई प्रेशर की वैल्यू है। अच्छा हाई प्रेशर है तो लो प्रेशर भी होगा। कहां से होगा? ये आ गया भाई लंग्स से ब्लड आ गया लेफ्ट एट्रियम के अंदर। प्रेशर इतना नहीं है, प्रेशर लेस है, तो लेस प्रेशर को हमने नाम दिया है डायस्टोलिक प्रेशर, द प्रेशर विद विच द ब्लड एंटर इनटू द हार्ट। तो उस प्रेशर की वैल्यू कम है। देखो प्रेशर कम होगा ना जब हार्ट के अंदर आया है, हार्ट से बाहर जाएगा तब प्रेशर ज्यादा होगा। अभी कम प्रेशर है जो जिसे हम लो प्रेशर बोलते हैं, इसकी वैल्यू है आपकी कितनी है भाई, दिख रही है आपको सभी को? मेरे साथ बोलेंगे 80 mmHg। 80 mmHg ये हाई प्रेशर है आपका, ये आपका लो प्रेशर है। सो ये क्वेश्चन बनते हैं आपके। अच्छा जहां से हाई प्रेशर बनेगा तो उसकी वॉल थोड़ी सी थिक होनी चाहिए ना, तो आर्टरी की जो वॉल है वो हमेशा थिक होती है ताकि वो प्रेशर को मेंटेन कर सके, और वेन होती है जो उनकी जो वॉल होती है वो थिन होती है। ठीक है, चलो भाई बहुत अच्छे से टॉपिक किया आपने। आर्टरी के ऊपर करा है, वेन के ऊपर करा है, डायस्टोलिक्स प्रेशर के ऊपर किया है। हार्ट बीट होती है कि बीट इन अ मिनट कितनी होती है नॉर्मल बंदे के लिए, एक नॉर्मल पर्सन के लिए 72 बीट्स इन अ मिनट। तो उस पर भी ये क्वेश्चन बन सकता है। मतलब ये तो जनरली हमें पता होनी चाहिए, जनरल नॉलेज है। हाई बीपी लो बीपी के एक प्रेशर कर लिया हमने, डिफरेंस कर लिया, इतना ही क्वेश्चन बनेगा आपके हार्ट से। एक क्वेश्चन और बना देता हूँ भाई आपके 9th क्लास से रिलेट करके, सीबीएसई में मतलब 1-2 सैंपल पेपर से पूछा भी है। ये जो हार्ट है भाई, इसकी जो मसल्स है वो किससे बनी है? CARDIAC, कार्डियक मसल। नोज की मसल सेप्टम से बनती है, हार्ट की मसल कार्डियक मसल बनी है। ठीक है, अब यहां से अगर आप इस डायग्राम को देखते हैं तो आपको बहुत कुछ अंडरस्टैंड हो जाएगा जो मैंने आपको बताया है। ठीक है, ये देखो, ये आपका वेन है क्या, जहां से इम्प्योर ब्लड जाएगा। ये आपका राइट एट्रियम है, यहां से फिर प्रेशर मेंटेन हुआ। अब ये देखो, ये आपका पल्मोनरी आर्टरी है, ये ब्लड ये घूम के जा रहा है, देखो प्रेशर बना, यहां से निकला ये अभी कौन सा ब्लड है भाई? ये अभी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। ठीक है, और अब हमारा क्या होगा, ये प्योरीफाई होने जाएगा लंग्स के पास। लंग्स से फिर क्या हो रहा है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, ये रहा, फ्रॉम लेफ्ट लंग, यानी लेफ्ट लंग से यहां से ब्लड एंटर करेगा, प्योरीफाइड ब्लड पल्मोनरी वेन में एंटर करेगा। और ये अगेन यहां से क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेंशन यानी रिलैक्सेशन, जिसे आप लब डब बोलते हैं। तो कॉन्ट्रैक्शन हुआ, ये ब्लड नीचे गया लेफ्ट वेंट्रिकल में, देन लेफ्ट वेंट्रिकल से बचे प्योरीफाइड ब्लड, ये कहां जाएगा? ओटिक वाल्व में, जिसे हमने बोला था ओर्टा आर्टरी थी जो हमारी, यहां से प्योरीफाइड ब्लड बाहर जाएगा। अरे बाहर मतलब अदर ऑर्गन में जाएगा भाई, ये अदर ऑर्गन से कनेक्ट है। हार्ट से जितना भी प्योरीफाइड ब्लड जाएगा वो ओर्टा के थ्रू जाएगा। ठीक है, चलो भाई, अब आपको शायद मेरे ख्याल से हार्ट में दिक्कत नहीं आएगी, मतलब टॉपिक में दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि हमने बहुत अच्छे से करा है। और हमेशा अपने आप को थैंक यू बोलते रहिए, मैं तो आपके लिए बना रहा हूं। ठीक है, हमेशा अपने आप को भी थैंक यू बोलते रहिए, गॉड को थैंक यू बोलिए कि आप सही है, हेल्दी हैं और काम कर रहे हैं। हमेशा एक्टिव बंदा ही आगे जाता है, खड़ा पानी में भी स्मेल हो जाती है। ठीक है, सुना है ना? तो फ्लो वाटर की तरह बनिए, हमेशा अपने आप को प्रोग्रेसिव रखिए। एक आधा लेक्चर ले लेते हैं थोड़े मोटिवेशनल के लिए। ठीक है, अच्छा, ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स, अभी मैंने देखा गैसेस एक्सचेंज किया था हमने प्लांट्स में, तो ह्यूमन बीइंग में भी किया। अभी हमने पिछले टॉपिक किया है कि पंपिंग ब्लड कैसे हो रहा है, लिक्विड कैसे ट्रांसपोर्ट हो रहा है। तो अब बात करते हैं कि प्लांट्स के अंदर भी ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है, प्लांट्स के अंदर ट्रांसपोर्टेशन लिक्विड का कैसे होता है। तो मेनली इसमें आपको ज्यादा क्वेश्चन नहीं आएगा, 9th क्लास में आप इसके बारे में डीपली स्टडी करके आए हैं। और 2 वर्ड आपने सुने होंगे इसके बारे में, जाइलम एंड फाइलम। ठीक है ना, सिंपल ठंडा समझा देता हूं मैं। जाइलम का काम क्या है, फाइलम का काम क्या है, डायरेक्टली इसी पे क्वेश्चन आएगा आपका। जाइलम क्या है? जाइलम के वैसे तो आपके ट्रैकियार्ड्स, वेसल्स, जाइलम पेरेन्काइमा, जाइलम फाइबर, ये 9th क्लास में नहीं जाना सर हमें 9th क्लास में, या 10th में आ जाइए। चलो 10th में आ जाते हैं भाई। तो डायरेक्टली क्वेश्चन सिर्फ जाइलम पे पूछेगा। जाइलम क्या काम करता है? जाइलम आपका रूट से वाटर एंड मिनरल्स को कंडक्ट करेगा टू द रेस्ट ऑफ द पार्ट। अब रेस्ट ऑफ द पार्ट कौन सा बचा है? रूट में तो है ही बेटा, यहाँ पे रूट्स बनी हुई है, रूट से वाटर एब्जॉर्ब होगा, मिनरल्स एब्जॉर्ब होगा। अब कौन सा पार्ट बचा है? ये बता, मैं बड़ी मुश्किल से बनाया है क्या ये लीफ है। तो आपका लीफ और स्टेम पार्ट में वाटर के कंडक्शन के लिए कौन सी वेसल्स रिस्पॉन्सिबल होती है? दैट इज जाइलम।
गॉट इट। चलिए ये आप देखिए आपका जाइलम वेसल है, यहाँ पे ये रहा, इधर आ जाता हूँ मैं थोड़ा सा। ये देखो, ये आपको एरो भी दिख रहा है यहाँ पे, देखो कितनी ब्यूटीफुल पिक्चर है यार। ये वाटर जा रहा है आपका लीफ में और ये ऊपर जा रहा है स्टेम में भी। तो स्टेम और लीफ में वाटर का कंडक्शन जाइलम कर रहा है। एंटी ग्रेविटी है बेटा, और इसको हम एक वर्ड भी दे देते हैं सैप प्रेशर, सक्शन। जो इसकी रूट्स होती है ना, ये आगे से थोड़ी कंजस्टेड होती है। इसके जो ल्यूमन का मतलब इसमें जो स्पेस होता है वो थोड़ा कम होता है, तो इस वजह से क्या होता है, इसका प्रेशर मेंटेन हो जाता है, जिसे हम ट्रांसपीरेशन प्रेशर भी बोल देते हैं, या ट्रांसपीरेशन सैप, या प्रेशर बोल देते हैं, सक्शन बोल देते हैं। तो वो किसकी वजह से बनता है कि ल्यूमन कम होने की वजह से ये प्रेशर मेंटेन हो जाता है और एकदम हाई प्रेशर से ऊपर जाता है। ठीक है, ये जाइलम के बारे में था। अब जाइलम से अब मैं एक टॉपिक रिलेट कर रहा हूं, ट्रांसपीरेशन। तो ट्रांसपीरेशन बच्चे क्या होता है, दैट इज द लॉस ऑफ वाटर कंपोनेंट फ्रॉम द सरफेस ऑफ लीफ। लीफ के सरफेस पे छोटे छोटे पोर्स होते हैं, टीनी पोर्स होते हैं, जिसे हम बोलते हैं स्टोमेटल पोर। ठीक है, ये स्टोमेटल पोर क्या करते हैं, दिस हेल्प इन द इवेपोरेटिंग ऑफ एक्सेस कंपोनेंट ऑफ वाटर। गॉट इट। सो ये ट्रांसपीरेशन क्या है, जो भी एक्सेस वाटर होता है उसको इवेपोरेट कर देता है इनटू द सराउंडिंग, दैट इज कॉल्ड द ट्रांसपीरेशन। और एक वर्ड आएगा ट्रांसलोकेशन, उसको भी कर लेते हैं। ट्रांसपीरेशन और ट्रांसलोकेशन पे बहुत क्वेश्चन आते हैं भाई। अगर आपका प्लांट का ट्रांसपोर्टेशन क्वेश्चन बन गया तो क्वेश्चन आपका जाइलम और फाइलम पे पूछेगा, ल्यूमन वगैरह नहीं पूछता है। एक रूट शेयर के ऊपर आपका सैंपल पेपर्स में क्वेश्चन दिए हुए हैं कि रूट शेयर क्या होती है। जाइलम का लोअर पार्ट है बेटा, ये जो आपका प्रेशर मेंटेन कर रहा है, इसे सैप बोल देते हैं, सैप। एक वर्ड सैप यूज कर रहा है, एक रूट हेयर। कौन सा प्रोसेस कंडक्ट हो रहा है इसकी वजह से, ट्रांसपीरेशन। बहुत अच्छा भाई, आप बैठे हैं कंटिन्यूटी में। अच्छा, दूसरा है ट्रांसलोकेशन, इसको मैं रख कर दूं, ये जाइलम का काम था। अब बात करते हैं दूसरी वेसल्स। ये भी भाई इस बार मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि जो जाइलम के तो जितने क्वेश्चन थे वो हो गए हैं। जो फाइलम है, PHLOEM, इस बार एक मैंने नया क्वेश्चन देखा सैंपल पेपर में, ये 9th क्लास के टॉपिक को थोड़ा इंटर रिलेट कर रहे हैं। अब ये जो फाइलम थे, फाइलम के अंदर फाइलम पेरेन्काइमा, फाइलम फाइबर, कंपेनियन सेल एंड सीव ट्यूब। तो सीव ट्यूब और कंपेनियन सेल के ऊपर सैंपल पेपर्स में क्वेश्चन आ रहे हैं। कुछ एग्जांपल के क्वेश्चन, मतलब सारे एनसीईआरटी टॉपिक ही हैं। आपका 70 से नहीं 80 से 95 टॉपिक तो आपका एनसीईआरटी से कवर हो जाएगा। सारे क्वेश्चन होते एनसीईआरटी के ही हैं, बस थोड़ा सा राउंड अबाउट वे में पूछते हैं सारे के सारे। अब दूसरी वेसल है आपकी फाइलम वेसल। इसके भी अब 4 जो मैंने आपको बताई हैं, फाइबर, पेरेन्काइमा, कंपेनियन सेल और सीव ट्यूब। तो डायरेक्टली इसके बारे में नहीं पूछेगा, जिसके बारे में पूछेगा वो मैं आपको बता रहा हूं। सीव ट्यूब के ऊपर आपका सीबीएसई में क्वेश्चन पुटा हुआ है। ठीक है, सारा पुटअप हो रहा है, मैं सारा बताऊंगा कि कौन कौन सा क्वेश्चन पुटअप हो रहा है। तो दूसरा था फाइलम। जाइलम का काम एंटी ग्रेविटल था, देखो ये जा रहा है ऊपर की तरफ। ठीक है, और दूसरा काम क्या था फाइलम का, फाइलम क्या करता है, अब एक वर्क मैंने बताया था फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस में जो भी कार्बोहाइड्रेट बन रहा है दैट्स स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, राइट। तो अब ये फाइलम है, ये काम क्या करेगा, जो भी फूड बन रहा है यानी जो कार्बोहाइड्रेट्स है, कार्बोहाइड्रेट जो स्टार्च है, तो चलो भाई फूड नहीं लिखता भाई मैं, चलो लो भाई मैं स्टार्च ही लिख देता हूं, नाराज हो जाते यार तो। लो भाई स्टार्च ले लिया, चलो भाई स्पेलिंग ठीक है, थोड़ा सा कर लेते हैं। स्टार्च, ये है स्टार्च। अब ये जो स्टार्च है यानी फूड है जो लीफ पर बना है, ठीक है, ये लीफ पे बना है, तो इसके रेस्ट ऑफ द कंपोनेंट क्या है, रेस्ट ऑफ द कंपोनेंट क्या है, स्टेम एंड रूट। ठीक है, तो जो फूड प्रिपेयर्ड हुआ है, ये लिखो, लिखा भी है फूड मेड बाय लीफ, जो फोटोसिंथेटिक सेल्स की वजह से, क्लोरोप्लास्ट की वजह से फूड बना है, वो लीफ से रेस्ट ऑफ द पार्ट तक किसकी वजह से जाता है भाई, इसकी वजह से जाता है, फाइलम वेसल्स की वजह से जाता है। ठीक है, कंपेनियन सेल और सीव ट्यूब पे यही क्वेश्चन, अगर आपको फाइलम ना देना तो सीव ट्यूब या कंपेनियन सेल दे देगा आपको। सीव ट्यूब, SIEVE, सीव ट्यूब। ठीक है, और इस फूड को ट्रांसपोर्ट करने को क्या बोलते हैं, इस फूड के ट्रांसपोर्ट को बोलते हैं ट्रांसलोकेशन। भाई अच्छा क्वेश्चन है ये, और इजी भी है क्योंकि छोटी छोटी क्लासेस से लेके आ रहे हैं, और देखो सारी चीजें आपकी एनसीईआरटी में से ही होती है।
सीबीएसई बहुत समझदार है, आपको पजल नहीं करती है, सारे टॉपिक आपको पहले से देती है और धीरे धीरे उसके लिए मैच्योर कर देती है आपको। एक ट्रांसपीरेशन था जिसमें वाटर का कंडक्शन हो रहा था जाइलम के थ्रू, और दूसरा है आपका ट्रांसलोकेशन जो फाइलम कर रहा है आपका। ठीक है बच्चे, ये आपका ट्रांसलोकेशन है, मींस फूड का ट्रांसपोर्टेशन होना प्लांट्स के अंदर। चलिए भाई, हमने इंजेक्शन के बारे में पढ़ा, गैसेस एक्सचेंज के बारे में स्टडी करा, एक पंपिंग मशीन के बारे में स्टडी करा। मतलब प्लांट्स और एनिमल्स के हमने मोस्टली टॉपिक कवर कर लिए हैं कि गैसेस एक्सचेंज कैसे हो रहा है और उसके अंदर ट्रांसपोर्टेशन कैसे हो रहा है। ठीक है, अब ट्रांसपोर्ट हो गया, यूज हो गया, एसिमिलेट हो गया, वेस्ट बना, तो वो वेस्ट कैसे रिमूव होगा आप देखते हैं। सॉलिड वेस्ट तो था वो लार्ज इंटेस्टाइन के एनएस से रिमूव हो गया, बट हम भाई वाटर भी टेक करते हैं और वाटर को टेक करने में कुछ नाइट्रोजन वेस्ट भी होते हैं, जिसे हम येलो यूराइन होता है आपका। ठीक है, सभी का होता है, जब एसिडिक फूड खाते हैं तो येलो कलर हो जाते हैं। तो कैसे रिमूव होता है वेस्ट, लिक्विड वेस्ट कैसे रिमूव होता है, कौन करता है, कौन सा ऑर्गन है बॉडी में, तो उसके बारे में चलो स्टडी करते हैं। ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। ठीक है, आपकी जो बॉडी में 2 पेयर शेप की किडनी होती है, मतलब थोड़ी राजमा जैसी दिखती है, या आपके नीचे की तरफ होती है, वर्टिबल कॉलम में नीचे की तरफ होती है, और उसको हम बोल देते हैं किडनी। आपके वर्टिबल कॉलम में नीचे की तरफ 2 बीन शेप की, पेयर शेप की स्ट्रक्चर होते हैं, दैट इज कॉल्ड किडनी। एक लेफ्ट साइड पे और एक राइट साइड पे होता है, बैकबोन की तरफ होता है। सबको लगता है कि किडनी यहाँ पर है, अरे यहाँ पे तो इंटेस्टाइन है, हमने स्टडी किया है ना भाई, साइंस स्टूडेंट है, इतना तो पता होना चाहिए। चलिए, ये आपका सर्किट है, तो मैं इसको एक बार थोड़ा लेके जा रहा हूँ। किडनी एक आपका फिल्टर, जैसे आपका सेल चैप्टर था, ठीक है, सेल इज द स्ट्रक्चर एंड द फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ, मींस सबसे छोटी जो चीज है वो सेल है जो काम कर रही है। ठीक है, ऐसे ही ह्यूमन बॉडी के अंदर लिक्विड वेस्ट को, नाइट्रोजन वेस्ट को रिमूव करने के लिए एक फिल्टरिंग डिवाइस है, एक छोटी यूनिट है, दैट इज कॉल्ड नेफ्रॉन। तो ये आपका किडनी है, और आपका किडनी के अंदर मिलियंस ऑफ फिल्टरिंग यूनिट्स होती हैं जिसको हम नेफ्रॉन बोलते हैं। तो इस नेफ्रॉन पे बेटा थोड़ा स्टडी करेंगे। जिसको पानी पीना है बिल्कुल पानी जरूर पिएगा, 1 घंटे से ऊपर की वीडियो हो गई है। वाटर का कंजप्शन जरूर करना आफ्टर 55 मिनट्स। अगर आप स्टडी कर रहे हैं तो वाटर का कंजप्शन इज मस्ट, आपको कंजप्शन जरूर करना है, आपकी बॉडी डिहाइड्रेट हो जाती है। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि जो रिमूवल ऑफ लिक्विड नाइट्रोजनस वेस्ट ये कैसे हो रहा है। सो देयर आर द थिन कैपिलरीज, मतलब मैंने इसमें जितने क्वेश्चन आपके बन सकते हैं ना सीबीएसई से, उसके ऊपर बात कर रहे हैं। देयर आर द बंच ऑफ ट्यूब्स दैट इज कॉल्ड ग्लोमेरुलर। ग्लोमेरुलर क्या होता है कि बहुत सारी थिन ट्यूब्स होती है, वो गुच्छे में आती है, उनको हम ग्लोमेरुलर बोलते हैं। ठीक है, और ये कहां से आती है, इसके अंदर 2 ट्यूब्स होती हैं। अभी मैं इसे ट्यूब भी बोल रहा हूं, जैसे ये आर्टरी है, ठीक है, इसे एट्रियोल भी बोल देते हैं। एक होती है एफरेंट, एक होती है इफरेंट। तो एफरेंट का वर्किंग क्या होता है, एफरेंट टेक्स इम्प्योर ब्लड। इम्प्योर ब्लड का मतलब यहां हम लंग्स की बात नहीं कर रहे बेटा, यहां पे हम बात कर रहे हैं एफरेंट, एक वर्ड होता है AFF, एफरेंट एट्रियोल। एफरेंट एट्रियोल आपका वेस्ट रिलेटेड ब्लड, जो जिसके अंदर मतलब आपका नाइट्रोजनस वेस्ट इंटरलिंक है या मिक्स है, उसको लेके आते हैं एक बंच में जिसे हम ग्लोमेरुलर बोलते हैं। यानी एफरेंट का काम क्या है, एफरेंट आपका नाइट्रोजनस वेस्ट को ब्लड के साथ ग्लोमेरुलर में लेके आती है। ठीक है, ग्लोमेरुलर आगे इसे भेज देती है इफरेंट में, इफरेंट एट्रियोल में भेज देती है। अभी इफरेंट क्या काम करता है, इफरेंट ये यहां पर होता है, फिल्टरिंग भी तो करना है ना बेटा, तो फिल्टरिंग कैसे होगा उसको आप स्टडी करते हैं। मैंने 2 वर्ड बताया, एफरेंट एट्रियोल, इफरेंट एट्रियोल। ये किसके पार्ट होते हैं, ये रीनल आर्टरी के पार्ट है। ठीक है, एक ब्लड को रिसीव करेगा और एक क्या करेगा, उसे आगे की तरफ ट्रांसपोर्ट कर देगा फिल्टर होने के लिए। चलो नेफ्रॉन के बारे में हम बात कर रहे थे ना, तो नेफ्रॉन में रीनल आर्टरी से इम्प्योर ब्लड आया नाइट्रोजनस वेस्ट के साथ। नाउ इट एंटर इनटू द कप लाइक स्ट्रक्चर। यहां पर एक कप लाइक स्ट्रक्चर है, चलिए ये अगर इसे देखेंगे ना तो इसके अंदर छोटे छोटे होल्स दिखेंगे आपको। इसमें क्या होता है कि जो नाइट्रोजनस वेस्ट इसके अंदर आ रहा है, ये नाइट्रोजनस वेस्ट इस
कप स्ट्रक्चर को हम बोल देते हैं कहां गया, बोमन कैप्सूल। ये कैप्सूल जैसा दिखता है, बिल्कुल ऐसा राउंड होता है, तो इसका नाम है बोमन कैप्सूल। ये इम्प्योर यानी नाइट्रोजनस वेस्ट को रिसीव करता है और यहाँ से क्या होगा, स्लोली स्लोली फिल्ट्रेशन स्टार्ट हो जाता है। यानी ये जो वेस्ट है, ये वेस्ट यहाँ से स्टार्ट हो जाता है, आगे पास हो जाता है, सो दैट जितने भी हमारे अंदर जो विटामिन्स है उसको एब्जॉर्ब कर सके। अब जो आपका क्वेश्चन क्या बनेगा, क्वेश्चन क्या बनेगा भाई, क्वेश्चन बनेगा, एक तो बनेगा आपका हैनल लूप के अंदर, ठीक है, डिस्टल ट्यूब के अंदर, इसे डीसीटी बोलते हैं, डिस्टल सॉरी डीटीसी नहीं, इसको बोलेंगे डीटीसी, डीसीटी, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबल्स या ट्यूब्स। और दूसरी ट्यूब का नाम है आपका पीसीटी, ये आपको दिख रही होगी। पहले पीसीटी आता है, फिर डीसीटी आता है। अगर आप ये ग्लोमेरुलर का स्ट्रक्चर देखेंगे, ये बोमन कैप्सूल से निकल रहे हैं और ये जा रहा है आपका, देखो ये गया, ठीक है, मैंने ग्रीन कलर से दिखाया है। तो ये प्रोक्सिमल ट्यूबल्स होती है यानी पीसीटी होती है, इनका मेनली वर्किंग क्या होती है, ये मैं यहां लिख देता हूं, ये अमाइनो एसिड्स, ग्लूकोज और सोल्ट को एब्जॉर्ब करती है। भाई याद रखना, क्वेश्चन अगर यहां से आगे तो फंस जाओगे। ये तीनों चीजें कौन एब्जॉर्ब कर रहा है, पीसीटी, प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्स, अरे ट्यूब्स बोल दो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये अमाइनो एसिड को एब्जॉर्ब कर रहा है, ग्लूकोज को, सोल्ट को। नाउ द रेस्ट ऑफ द सब्सटेंस जो वेस्ट है, ठीक है, वो वेस्ट आगे की तरफ प्रोसेस में जाएगा, ये रहा हैनल लूप में। ये हैनल लूप से क्या होगा, हैनल लूप में ऑस्मोसिस प्रोसेस के थ्रू वाटर का एब्जॉर्प्शन हो जाएगा। ना वाटर का जो एब्जॉर्प्शन हुआ है, इन स्पाइट ऑफ दैट कुछ वेस्ट प्रोडक्ट, ये सारा ही वेस्ट हो गया अब तो, बट इसमें क्या होगा, कुछ हमारे न्यूट्रिएंट होते हैं, वो न्यूट्रिएंट अब एब्जॉर्ब नहीं हो पाए हैं क्योंकि उनके ग्लोब्यूल्स थोड़े बड़े हैं, ठीक है, वो डीसीटी पीसीटी में से नहीं हो पाए। भाई कौन कौन से थे, अमाइनो एसिड, ग्लूकोज, सोल्ट, ये तो हो गए। वाटर का सेलेक्टिवली रीअब्जॉर्प्शन भी हो गया, ठीक है। नाउ ये जो जा रहा है हैनल लूप से, ये आपको दिख रहा है, यहाँ पे आपको दिखेगा, ये जा रहा है, देखो भाई ये जा रहा है, इसका नाम है डीसीटी, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबल्स। इसका मेनली वर्किंग क्या है, अगर आप काफी सारी बुक्स उठाएंगे तो बहुत सारी बुक्स में बहुत सारे आंसर्स होंगे। भाई मेनली जो क्वेश्चन पुट अप करेगा वो क्या करेगा, जो डिस्टल ट्यूब है, सोडियम और पोटेशियम, कहीं कहीं जिंक भी दिया हुआ है, बट क्वेश्चन आज तक जिंक पे भी पूछा नहीं है। हाँ, नीट के लिए जाते हैं वहां पे अलग बात है, बट यहाँ पर अभी डिस्टल ट्यूब सोडियम और पोटेशियम का क्या करते हैं, एब्जॉर्प्शन करते हैं। नाउ फाइनली everything, every vitamins and minerals is absorbed. Now what is the left behind? Only the nitrogenous waste, that is the yellow color urine. Now ये yellow color urine है जो, चलो इसको रब कर देते हैं, सफाई इज मस्ट। चलो इसको हम रब कर रहे हैं थोड़ा सा। अब हमारे पास सिर्फ सारी चीजें एब्जॉर्ब हो चुकी है, नेफ्रॉन के अंदर के स्ट्रक्चर ने जितने भी डिफरेंट पार्ट्स थे उसने सब कुछ एब्जॉर्ब कर लिया है ना। अब देखो सब कुछ एब्जॉर्ब कर लिया तो बेटा क्या रह गया, वेस्ट ही रह जाएगा ना। सब कुछ एब्जॉर्ब कर लिया भाई तो कुछ नहीं रह गया, सिर्फ वेस्ट रह गया। तो डिस्टल के बाद ये फाइनली दैट इज द कलेक्टिंग डक्ट। इस कलेक्टिंग डक्ट से जो वेस्ट है वो आउट हो जाएगा, ठीक है। मैं एक डायग्राम छोटा सा बना दो ना छोटा सा। जो किडनीज होती है ना, किडनीज में से दो ट्यूब्स निकलती है, ठीक है, जिसे यूरिनरी ट्यूब बोलते हैं, यूरिनरी ट्यूब। ये यूरिनरी ट्यूब में से यूरिन पास करता है और ये जो यूरिन है वो एक छोटी सी थैली में कलेक्ट हो जाता है, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं यूरिनरी ब्लैडर या सिंपल ब्लैडर भी बोल देते हैं, BLADDER, ब्लैडर। और इस ब्लैडर के पास नीचे एक छोटी सी ओपनिंग होती है जहां से यूराइन यानी जो लिक्विड वेस्ट है वो आउट होता है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड यूरेथ्रा। इसके ऊपर भी आपका क्वेश्चन बन सकता है क्योंकि पहले जो टॉपिक बनता था आपका डिस्क्रिप्टिव टाइप में, उसमें नेफ्रॉन में सिर्फ कहां से क्वेश्चन पुट अप करता था, बोमन कैप्सूल को एक्सप्लेन करना हो गया या ग्लोमेरुलर को पूछ लिया। अब आपके पास एमसीक्यू है बेटा, तो एमसीक्यू में आपको क्या करना है, इसकी डेफिनेशन तो पता ही होनी चाहिए, इसका मेन फंक्शन क्या है वो भी पता होना चाहिए। अब आपके पास प्रॉक्सिमल ट्यूब आ गया, डिस्टल ट्यूब आ गया,
कलेक्टिंग डस्ट से तो सिर्फ क्या हो गई, कलेक्टिंग डक्ट इस वेस्ट को रिमूव कर देती है और वो कलेक्टिंग डक्ट यहां से निकल के यूरिनरी ट्यूब से ये रहा, तो यूरिनरी ट्यूब से ये वेस्ट निकल गया, कहां गया बेटा, ब्लैडर में, यूरिनरी ब्लैडर में। यूरिनरी ब्लैडर में वो वेस्ट कलेक्ट हुआ है एंड देन फाइनली इट रिमूव आउट, इसे रिलीज कर दिया है, एक्सक्रीट कर दिया है फ्रॉम द यूरेथ्रा। सो दिस इज द कंप्लीट पार्ट कि आपका फिल्टरिंग कैसे होता है, यूरिन का फॉर्मेशन क्या होता है और यूरिन से आने से पहले जो भी विटामिन्स होते हैं वो सेलेक्टिवली किस किस पार्ट में कैसे कैसे एब्जॉर्ब होता है। ठीक है बेटा, तो दिस इज द एंड। बट एक चीज रह गया बेटा, देखो किडनी कितनी है बेटा, 2 किडनी है। ठीक है, मैंने जब तक 4 to 5 ईयर से देखा है तो डायलिसिस के ऊपर अभी तक क्वेश्चन नहीं बना है कि डायलिसिस क्या होता है, ब्रीफ करो, नो कोई क्वेश्चन नहीं बना। बट एमसीक्यू में हमें थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा कि कहीं से भी क्वेश्चन उठा सकता है वो। सो व्हेन वन किडनी गेट फेल, ह्यूमन कैन सर्वाइव, एक किडनी फेल होने पे सर्वाइव कर सकता है, बट रनिंग नहीं कर सकते, हम ज्यादा एक्सरसाइज नहीं कर सकते। बट इफ बोथ ऑफ द किडनी गेट फेल देन व्हाट हैपन, नहीं भाई नहीं 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 नहीं, इधर इधर इधर, अगर दोनों किडनी फेल हो गई है सो वी गो फॉर द डायलिसिस। सो डायलिसिस क्या है बेटा, डायलिसिस एक आर्टिफिशियल मेथड है जिसके अंदर किडनी फेलियर के केस में जो ब्लड है और यूराइन है उसको कैसे सेपरेट करते हैं। सो हियर इट इज क्लियरली विजिबल, जो ब्लड होता है वो नाइट्रोजन वेस्ट के साथ एक मशीन में एंटर करता है जिसे हम बोलते हैं डायलिसिस मशीन। इसके अंदर नंबर ऑफ ट्यूब्स होती हैं एंड सेलेक्टिवली रीअब्जॉर्प्शन होता है। इसमें एक प्रोसेस होता है ऑस्मोसिस, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन तक मूव करना। तो अब जो वेस्ट है वो हाई कंसंट्रेशन में इस ट्यूब्स के अंदर है, तो ऑस्मोसिस प्रोसेस के थ्रू वो क्या होगा, वो वेस्ट आउट हो जाएगा ट्यूब से एंड दैट इज फाइनली कलेक्टेड इनटू द अनदर चैम्बर और ए ग्लास। ये आपका यूराइन है, ठीक है, वेस्ट। नाउ ये जो ब्लड इसके अंदर सर्कुलेट हो रहा है आफ्टर फिल्टरिंग क्या होगा, इट इज बैक टू द ह्यूमन बॉडी। सो इट इज द आर्टिफिशियल किडनी। इसको समटाइम पूछ लेते हैं कि आर्टिफिशियल किडनी क्या होता है। आर्टिफिशियल किडनी इज नथिंग, इट इज अ डायलिसिस where we use the dialysis machine through which blood enter into the machine and then back to the human body after filtering it, and in this process the waste is removed out. So this is the end of the chapter. Hope so आपको वीडियो पसंद आई होगी और कोशिश करूंगा कि एक और वीडियो बनाऊं आपकी केमिस्ट्री और फिजिक्स के लिए। सो आपकी मोटिवेशन चाहिए सो दैट आई कैन गिव माई बेस्ट टू यू। अब आपके पास बहुत ही कम टाइम है, तो इस कम टाइम में एक छोटी सी वीडियो में मैंने पूरे चैप्टर को एक्सप्लेन किया है और जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं वो सारा मैंने आपको बताया है। इसी तरीके से मैं फिजिक्स और बायोलॉजी की में तो हो गया बेटा, केमिस्ट्री का मैं लेके आ रहा हूं। सो आई नीड योर सपोर्ट। थैंक यू।